अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल शुद्धू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नावल लेकर आई हूँ। इसके व्यूज़ बहुत अच्छे थे और राइटर ने बड़ा ज़बरदस्त लिखा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। इसका नाम है तुम मेरी मोहब्बत और इसकी राइटर है परवीन फातमी। तो इस नावल को शुरू करते हैं। आईने आँख में चुभते थे, बिस्तर से बदन कतराता था। एक याद बसर करती थी मुझे, मैं सांस नहीं ले पाता था। एक शख्स के हाथ में था सब कुछ, मेरा खिलना भी मुरझाना भी। रोता था तो रात उजड़ जाती, हंसता था तो दिन बन जाता था। मैं रब से राब्ते में रहता, मुमकिन है कि इससे राब्ता हो। मुझे हाथ उठाने पड़ते थे तब जाके वो फ़ोन उठाता था। मुझे आज भी याद है बचपन में कभी इस पे नज़र अगर पड़ती, मेरे बस्ते से फूल बरसते थे, मेरी तख्ती पे दिल बन जाता था। मैंने पढ़ी हैं हज़ारों आशिकों की किताबें, किसी में नहीं लिखा मेरा यार मुझे मिला। वो कमरे की बीचों बीच खड़ी कब से इस तस्वीर को देखे जा रही थी। सुबह से ही इसका दिल घबरा रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। कई दिनों से दिल बहुत उदास था। इसके जाने के बाद से जब भी इसका दिल घबराता था वो यहाँ चली आती थी और इसकी चीज़ें छू छू कर देखती रहती थी। लेकिन अब तो इससे ये हक भी छीनने वाला था। भीगी आंखों के साथ वो इसकी चीज़ों को छू कर देख रही थी, जैसे आखिरी बार हो। और शायद ये आखिरी बार ही था, क्योंकि अब वो किसी और की होने जा रही थी। इसने पूरे कमरे पर एक नज़र डाली थी, तभी बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई थी। इसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। वो किसी पर भी अपने दिल के हालात अयान नहीं करना चाहती थी। जिस मोहब्बत को सबसे छुपाती आई थी, वो इसे किसी पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। आंसू साफ करके वो बाहर की तरफ बढ़ी थी और इसने मुड़कर एक आलूदी नज़र कमरे पर डाली, इसकी चीज़ों और इस शख्स की तस्वीर पर डाली थी और फिर वहाँ से निकल गई थी। नहीं मिला हमें तुझसा कोई ज़माने में, और सितम ये अलग है कि मिला तू भी नहीं। शाम का मंजर था, काले बादलों ने आसमान को ढक लिया था। वो चुपचाप खड़ा समंदर को तके जा रहा था। हवाओं और लहरों के शोर के बीच वो समंदर के किनारे खड़ा जाने क्या सोच रहा था, जिसका कब इस आंखों में रकम था। उदासी इसके चेहरे से झलक रही थी, कुछ खोने का मलाल इसकी आंखों में दर्ज था। कोई भी इसके दिल के हालात को नहीं जानता था सिवाय इसके और इसके रब के। वो काफ़ी देर से एक ही मंजर पर नज़र टिकाए था, फिर जैसे ही इसने थक कर नज़रें अपने इर्द गिर्द डाली, वहाँ मौजूद लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। समंदर किनारे एक हलचल सी मची थी, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। एक इसका ही दिल उदास और वीरान था। कोई भी इसके दिली जज्बात से वाकिफ नहीं था। एक अजीब सी कैफियत तारी थी दिल पर, एक अजीब सी बेचैनी इसके वजूद को अपने खसार में लिया हुआ था। एक ही ख्याल, एक ही चेहरा नज़रों में ठहर कर रह गया था, जैसे इसने अपने ख्यालों से झटकने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने दिल के आगे बेबस था। हैदर, कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? आबिद ने आकर इसके कंधे पर हाथ रखकर इससे पूछा था, तो इसने चौंक कर इसकी तरफ देखा। हैदर, तुम ठीक तो हो? आबिद ने फिर फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप बताएं, क्या कह रहे थे? इसने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी आंखों ने इसकी मुस्कान का सार नहीं दिया था। आर यू सीरियस श्योर? क्योंकि तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। आर यू श्योर कि तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे? आबिद ने बगौर इसे देखते हुए पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप बताए, कोई काम था? इसने मुतमिन करना चाहा था। हाँ, घर नहीं चलना आफाफ की शादी के लिए। कल से इसकी शादी के फंक्शन शुरू होने जाने हैं। तुम दोनों तो दोस्त हो, तो अपने दोस्त की खुशियों में शामिल नहीं होना है तुम्हें? आबिद के मुंह से इसकी शादी का सुनकर एक टीस सी इसके दिल में उठी थी। आंखें जलने लगी थी और इसकी जानिब से मुंह फेर गया था। और आबिद इसके बिना ही कुछ कहे इसके दर्द को महसूस कर गया था। वो तो कब से इसके बदले हुए रवैये को नोट कर रहा था। हैदर, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम चलो मेरे साथ और मैं दादू से बात करता हूँ, इसने कहा। तो हैदर ने नफ़ी में सर हिलाया था। आपको क्या लगता है मैं दादू से बात नहीं कर सकता? नहीं भाई, वो एक वादा निभाने की कोशिश कर रही है और मैं इसके और इसके वादे के बीच में नहीं आना चाहता। इसने सामने समंदर पर नज़र टका कहा। जब बिछड़ने का फैसला ही कर लिया है तो खुद को तकलीफ मत दो। इसे भूलने की कोशिश करो, इसमें तुम्हारी और इसकी भलाई है। आबिद ने इसे समझाने की कोशिश की थी।
آپ کو کیا لگتا ہے میں نے کوشش نہیں کی؟ اسے بھولنے کی کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ میں مر کر بھی اسے بھول نہیں سکتا۔ بہت بے بس ہوں میں اس محبت کے آگے، اسے بھولنا میرے بس میں نہیں۔ وہ یہاں رہتی ہے اور یہاں سے اسے کوئی بھی نہیں نکال سکتا، میں خود بھی نہیں۔ اس نے اپنے دل کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عابد اس کی عفاف کے لیے محبت پر حیران رہ گیا تھا۔ تم گھر چلو گے نا؟ بابا کی کال آئی تھی، وہ پوچھ رہے تھے کہ ہم دونوں کب آ رہے ہیں۔ عابد نے سوال کیا تھا۔ میں نہیں جاؤں گا بھائی، آپ چلے جائیں، اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا بھائی، میرا دل بند ہونے لگتا ہے، سانس گھٹنے لگتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنے دل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کے خیال سے بچنے کی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ بہت تکلیف میں ہے بھائی، اسے میری ضرورت ہے، جس سے وہ مجھے پکار رہی ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ہاتھوں سے کچھ پھسل رہا ہے اور میں اسے سنبھال نہیں پا رہا۔ اس نے کہا تو عابد اسے دیکھا، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا حیدر، تم نہیں جاؤ گے تو میں دادوں کو کیا جواب دوں گا، اور عفاف اس کا کیا؟ ہم سب سے زیادہ وہ تم سے اٹیچ ہے، کیا اسے انتظار نہیں ہوگا تمہارا؟ عابد نے پریشانی سے کہا۔ آپ پریشان مت ہو، میں دادوں سے بات کر لوں گا اور عفاف اسے دادوں سمجھا دیں گے۔ حیدر نے کہا، اچھا اب یہاں سے تو چلو میرے ساتھ، میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ عابد کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ چل دیا۔ نہ اپنے پاس ہوں نہ تیرے ساتھ ہوں، بہت دنوں سے میں یوں ہی اداس ہوں۔ باہر بارش زور و شور سے ہو رہی تھی، وہ گلاس ونڈو کے پاس کھڑی برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر بھی ایک بارش ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی، دل کو نہ جانے کیوں اس کا انتظار تھا۔ وہ نظروں سے دور تھا پر دل میں ہر وقت دھڑکن بن کر دھڑکتا تھا۔ اس کی یاد آتی تو آنسو نینوں سے برسنے لگتے۔ وہ اسے سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر ایک لمحے میں اس کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ باہر کا موسم اسے گزرا وقت یاد دلا رہا تھا جب وہ ساتھ تھے۔ تب بجلی کے کڑکنے کی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی، اور تب ہی اسے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے چونک کر پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ کچھ وعدے، قسمیں، یادیں تھی، کچھ قصے تھے، فریادیں تھی، کچھ آنسو تھے جو بہائے تھے، کچھ دھوکے تھے جو کھائے تھے۔ اس سے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا تو سامنے اسامہ کھڑا تھا، اسامہ اس کا ہونے والا شوہر۔ آپ؟ اس نے حیرت سے کہا، اس وقت وہ کیوں آیا تھا؟ ہاں میں، وہ مسکراتے ہوئے اس کے وجود کو تکتے ہوئے بولا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اور یہ دروازہ کیوں بند کیا آپ نے؟ اس نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا تھا۔ گھبراؤ نہیں، تم سب کے ساتھ گھر نہیں آئے تو مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ تمہارے نانوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ تم بیمار ہو، اس لیے گھر نہیں آئی، تو میں نے سوچا خود ہی جا کر حال حوال پوچھ لوں تمہارا۔ وہ اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا، شکریہ، میں اب ٹھیک ہوں، آپ جائیں یہاں سے۔ اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ چلا جاؤں گا؟ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ حیدر یہاں ہوتا تو کیا چھوڑ دیتا تمہیں؟ میرا مطلب یوں اکیلے تنہا دوست ہے نا تمہارا۔ اب وہ تو ہے ہی نہیں، میں ہی صحیح۔ اس کی گندی نظریں عفاف کے وجود پر تھی۔ حیدر کا یہاں کیا ذکر، اور آپ سب کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں میرا حال پوچھنے، عفاف نے غصے سے کہا۔ حیدر کا ذکر؟ ہاں ہاں، اسی کا تو ذکر ہے ہر جگہ، وہی تو ہے جوان آنکھوں میں بستا ہے، وہی تو ہے جس کے لیے تم یوں سو کی مورت بنے کھڑی ہو۔ وہ اس کے اور نزدیک آیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور دور رہیں مجھ سے۔ اس کے پاس سے دور ہوتی ہوئی بولی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور وہ جی جان سے لرز کر رہ گئی تھی۔ کیا بےہودگی ہے یہ، وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے چلائی تھی۔ اچھا میں ہاتھ پکڑوں تو بےہودگی، اور اس حیدر کے ساتھ اس دن جب اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گئی تھی وہ کیا تھا؟ میں بھولا نہیں ہوں کچھ بھی، اس نے عفاف کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آپ کی ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ آپ جائیں یہاں سے، ورنہ میں نانوں کو فون کر دوں گی۔ جائیں یہاں سے، وہ خوف سے چیخی تھی۔ چلا جاؤں گا، لیکن سارے حساب چکتا کرنے کے بعد۔ تم کیا سمجھتی مجھے تم میں دلچسپی ہے؟ نہیں، جس لڑکی کا دل پہلے ہی کسی کی محبت سے آباد ہے، اس میں مجھے کیا لینا دینا؟ اس غلط فہمی میں مت رہنا، اور ویسے بھی تم جیسی لڑکی میری پسند کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے بولڈ اور اٹریکٹیو لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، اور افسوس کہ تم میں ایسی کوئی بھی خوبی نہیں ہے۔
تم تو میرے قابل ہی نہیں ہو، اس نے عفاف کی طرف دیکھتے ہوئے حقارت سے کہا۔ اگر میں آپ کے قابل نہیں ہوں تو کیوں کر رہے ہیں آپ مجھ پہ یہ احسان؟ اپنی تذلیل پر وہ چیخی تھی۔ یہ احسان تو میں اپنی ماں کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، اور کچھ نہیں، اپنے بھائی کی دولت سے محبت ہے جو تمہارے نام ہے، اس لیے مجھے تم سے شادی کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ تمہاری جیسی موٹی لڑکی سے شادی کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اس کے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے اس کی صحت پر چوٹ کی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم میں ایک خاص بات بھی ہے، اپنے آپ کو کبھی آئینے میں دیکھا ہے؟ کتنی خوبصورت اور معصوم ہو تم، بس ذرا سی صحت زیادہ ہے، مگر میرا خیال ہے کہ ایک رات کے لیے اتنی بری بھی نہیں ہو سکتی تم۔ لیکن تم پریشان مت ہو، تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم سے شادی میں تمہاری دولت کے لیے کروں گا کیونکہ وہ میری ماں کی خواہش ہے۔ تم سے شادی کے بعد میں اپنی من پسند لڑکی سے شادی کروں گا جس سے مجھے محبت ہے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ چٹاخ! وہ اپنی بات پوری بھی نہیں کر پایا تھا کہ کمرے میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ کتنی گھٹیا سوچ ہے آپ کی، اور کس قسم کے ذلیل انسان ہیں آپ! وہ غصے سے چلائی تھی جبکہ اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تم نے ابھی میرا گھٹیا پن دیکھا کہاں ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ گھٹیا پن کیا ہوتا ہے۔ اس نے خباثت سے مسکراتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا اور وہ اتنی ہی تیزی سے اسے دھکا دیتی ہوئی دور ہوئی تھی۔ اس سے گھٹیا کیا ہو سکتا ہے جسے میرے بابا نے میرے لیے چنا تھا، وہ یہاں کھڑا ہو کر میری عزت کو تار تار کرنے کی بات کر رہا ہے؟ اتنی گھٹیا پسند میرے بابا کی نہیں ہو سکتی، اور سچ کہا آپ نے، حیدر کی جگہ میری زندگی میں کوئی نہیں لے سکتا، کیونکہ محبت ہے مجھے اس سے، کیونکہ وہ آپ کی طرح نہیں ہے۔ یہ لے اپنی انگوٹھی اور دفع ہو جائیں یہاں سے۔ وہ غصے سے کہتی انگوٹھی اتار کے اس کی طرف پھینکی تھی۔ میں یہاں تمہاری تقریر سننے نہیں آیا ہوں، جس خواہش کے لیے آیا ہوں اسے پورا کرنے دو مجھے۔ وہ اس کے قریب جاتے ہوئے بولا۔ میں اپنی جان دے دوں گی لیکن آپ کے ارادے کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں آخری دفعہ وارن کر رہی ہوں، میرے قریب مت آنا۔ وہ اسے دھکیلتی ہوئے دروازے کی طرف بھاگی تھی اور دروازہ کھولنے لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی اس نے پیچھے سے آ کے اسے پکڑ لیا تھا۔ بہت ہو چکی تمہاری منمانی، کتنا وقت ضائع کر دیا میرا، وہ غصے سے بولا۔ چھوڑو مجھے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اس نے اسامہ کا منہ نوچ لیا تھا۔ چٹاخ! اس نے اس کے گال پر تھپڑ مارا اور اسے بیڈ پر دھکیلا تھا۔ اس کا بھاری ہاتھ پڑنے پر اس کے گال پر اس کی انگلیاں چھپ گئی تھی اور اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا جس سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ تیور مجھے مت دکھانا، میں بندہ ہوں کچھ اور قسم کا، مجھ سے کسی رحم کی امید مت رکھنا۔ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ آج کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، تم کب تک مزاحمت کرو گی؟ ہاں آخر کار تم کچھ نہیں کر سکتی، بہت مشکل سے ہاتھ لگی ہو، اب تو انتظار نہیں ہوتا۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، رحم کرو مجھ پر۔ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ تمہاری گڑگڑاہٹ کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے اپنا منہ بند رکھو۔ اس کے قریب آنے پر اس کی جان ہی نکل رہی تھی۔ اللہ جی مجھے بچا لیں، اس نے دل کی گہرائیوں سے اس پاک ذات کو پکارا تھا۔ نانو آپ کہاں ہیں؟ اس نے اپنے نانو کو پکارا تھا۔ حیدر مجھے بچا لو، تم نے وعدہ کیا تھا تم ہمیشہ میرا ساتھ دو گے، دیکھو آج عفاف مصیبت میں ہے۔ حیدر کہاں ہو تم؟ وہ بے بسی سے اسے پکارنے لگی تھی۔ رات خالی ہی رہے گی میری چاروں جانب اور یہ کمرہ تیرے خوابوں سے بھر جائے گا۔ وہ ایک خوبصورت سی جگہ پر کھڑا تھا، آس پاس گھنے اونچے اونچے درخت، جہاں تک نظر ڈالو وہاں تک ہریالی۔ ایک طرف خوبصورت بہتا ہوا جھرنا اور دوسری طرف خوبصورت سی جھیل، اس کے پاس چاروں اور لگے رنگ برنگے خوشبودار پھول۔ وہیں کچھ آگے ایک گھنا درخت لگا ہوا تھا جس پر لگے جھولے پر وہ زرد رنگ کا لباس پہنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے جھولا جھول رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر جھولے کے قریب آیا تھا لیکن وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھا لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ بہت تکلیف میں ہے۔ تم ہمیشہ میرا ساتھ دو گے نا؟ مجھے کبھی چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گے؟ ایک خوفزدہ لہجہ ابھرا تھا۔ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اس کا اپنا مدھم لہجہ ابھرا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑو حیدر ورنہ میں گر جاؤں گی۔ اس کی آواز اس کے پاس گونجی تھی۔ مجھے بچا لو حیدر ورنہ وہ مجھے لے جائے گا، میں مر جاؤں گی۔ وہ اپنا بھیگا چہرہ لیے اس سے لمحہ بہ لمحہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ کتنی دیر تک وہ اس کے پیچھے بھاگتا رہا تھا، پھر تھک کر بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔
हैदर मुझे बचा लो। तभी एक चीख उभरी थी। आवाज की सिमत भागा था। इसने भागने की रफ्तार बढ़ाई थी। वो पूरी कुवत से भाग रहा था। इसके चेहरे पर डर और खौफ का साया था। किसी कीमती चीज के खो जाने का डर, किसी को खो देने का खौफ। आखिर में वो इस तक पहुंचने में कामयाब हो गया था और वो सांस लेने को रुका था। मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चलो मेरे साथ। इसने इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। वो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देख कर कह रहा था और वो चेहरा झुकाए खड़ी थी। इसका चेहरा आंसू से तर था। तभी अचानक किसी ने इसे धिक्का दिया और वो गहरी खाई में गिरती चली गई थी। हैदर, एक दर्दनाक चीख फिजा में बुलंद हुई थी। अफाफ, वो एक झटके से उठ बैठा था। इसकी सांस तेज चल रही थी। दिल पूरी तरह धड़क रहा था। इसका जिस्म पसीने से तर था। क्या हुआ हैदर, तुम ठीक तो हो? आबिर ने उससे पूछा। इसकी दर्दनाक चीख सुनकर वो भी नींद से जाग गया था। भाई, अफवाह, वो ऐसे कैसे कर सकती है? वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो अपने हवासों में नहीं लग रहा था। आबिर ने इसका कंधा पकड़कर झंझोड़ा और उसका चेहरा हाथों में लेकर कहा, हैदर, तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है? होश में आओ, देखो कुछ नहीं हुआ है। वो इसकी हालत देखकर परेशान हो गया था। वो सब एक ख्वाब था। मैं ख्वाब देख रहा था। थैंक गॉड ये ख्वाब था। लेकिन ये कैसा ख्वाब था? वो बहुत तकलीफ में है भाई। मैंने महसूस किया है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे पुकार रही हो। कहते हुए इसने अपना मोबाइल उठाकर फाफ के नंबर पर कॉल की थी, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया। जब वो दोबारा कॉल की तो कॉल कनेक्ट नहीं हुई। फिर इसने घर के नंबर पर कॉल की थी, वहाँ भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया था। हैदर, तुमने ज़रूर कोई बुरा ख्वाब देखा है। देखो सब ठीक होगा, सब सो रहे होंगे। अभी ने इसे तसल्ली देनी चाहिए थी। नहीं भाई, वो फ़ोन नहीं उठा रही। घर में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। आप दादों को कॉल करें इनके नंबर पर। इनसे पूछे सब ठीक है ना? वो बेचैन सा बोला। अच्छा, मैं करता हूँ कॉल, तुम तब तक पानी पियो। इसने पानी का गिलास इसको देते हुए कहा और दादों के नंबर पर कॉल की। अस्सलाम वालेकुम दादो, कहाँ हैं आप? इसने सलाम करके पूछा। वालेकुम सलाम, खुश रहो। घर जा रहे हैं बच्चे, बस सभी पहुँचने ही वाले हैं। क्या हुआ है? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं दादो, बस ऐसे ही पूछ रहा था, आबिद ने कहा। आफाफ कहाँ है? इसने पूछा था। वो तो घर पर है, दादो ने कहा। दादो आप प्लीज़ जल्दी घर जाएं। तब इसने फ़ोन आबिद के हाथ से लेते हुए कहा था। क्या हुआ है बच्चे? दादो फिक्रमंद हुए थे। पता नहीं दादो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कुछ होने वाला है, बहुत बुरा। वो परेशानी से बोला। परेशान नहीं होते बच्चे, मैं घर जा रहा हूँ। कुछ भी बुरा नहीं है, सब अच्छा है। आबिद को फ़ोन दो, उन्होंने कहा। आप परेशान ना हो दादो, इसने कोई बुरा ख्वाब देख लिया। आप घर पहुँच कर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आबिद ने कहा। हैदर का ख्याल रखना बच्चे, उन्होंने इसका ख्याल रखने की ताकीद की थी। जी दादो, कह के उसने कॉल कट कर दी। हैदर तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। दादो जा रहे हैं घर। आबिद ने इसे समझाने की कोशिश की थी। ऐसा कभी नहीं हुआ है भाई, मेरा दिल बहुत बेचैन है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बहुत तकलीफ में है। कहते हुए इसके सीने से लग गया था और एक आंसू टूटकर इसकी आंख से निकल कर इसकी शर्ट में जज़ब हो गया था। इससे लगा था वो वॉशरूम में गया था और वहाँ से वज़ू करके निकला था और अपने रब के हजूर पेश हुआ था, क्योंकि एक वही ज़ात थी जो इसके दिल की बेचैनी को दूर कर सकती थी और इसकी अफवाह की हिफाजत। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। वो खबासा से बोलता हुआ शर्ट के बटन खोलने लगा था। तभी पास पड़ा इसका मोबाइल रिंग हुआ था। हैदर का नाम देखकर इसने फ़ोन दूर फेंक दिया था। बड़ी गहरी मोहब्बत है तुम्हारी। इधर तुमने इसे पुकारा और इसके दिल को खबर होगी। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो इसी दिन मैंने इसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी थी। तुम दोनों तो बचपन से साथ रहे हो, लेकिन अफसोस वो इतनी दूर बैठकर कुछ नहीं कर सकता। वो इसे बेड पर पटकता हुआ इस पर झुका था। उसामा, मुझसे दूर रहें, वो चलाई थी। अरे मेरी जान, तुमसे दूर ही तो नहीं रह सकता। तुम खुद होने के साथ साथ तुम खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत मासूम हो। तुम्हारी इसी मासूमियत ने तो मुझे तुम्हारे करीब किया है। वो इसके सर पर से दुपट्टा नोच कर दूर फेंकते हुए इस पर हावी हुआ था। इतने में मौका पाकर इसने साइड टेबल से शो पीस उठाकर इसके सर पर मारा था और धिक्का दे दूर धकेला था और दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी थी। दुपट्टा वही कमरे में छूट गया था। इसे सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की फिक्र थी। पूरे घर में खामोशी का राज था। वो सीढ़ियों से उतर रही थी जब इसने खौफ से पीछे मुड़कर देखा था और तभी इसका पाँव मुड़ा था, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों पर गिरती चली गई थी और इसके सर और हाथ और पाँव में चोटें आई थी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, लेकिन वो हिम्मत करके उठी थी। इसे सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना था। जैसे ही वो कुछ आगे बढ़ी थी, इसका पैर सोफे से टकराया था और वो वहाँ रखी कांच की टेबल पर गिरी थी, जिसका कोना इसके सर पर लगा था और गहरा जख्म लगने की वजह से खून निकलना शुरू हो गया था। वो अपनी तमाम तर हिम्मत इकट्ठा करके सीधा बाहर गेट की तरफ भागी थी। वहीं सामने चौकीदार बेहोश पड़ा था। तभी पीछे से आकर इसने इसके बाल पकड़े अपने सामने किया
था और एक थप्पड़ मारा था। इसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं बची थी कि वो इसकी मज़ामत कर सकती। थप्पड़ के पड़ने पर वह ज़मीन पर गिरी थी और होशो हवास खो चुकी थी। तब ही एक कार गेट के पास रुकी थी और रहमान खान गाड़ी से बाहर आए थे और चौकीदार को बेहोश देखकर इसकी तरफ बढ़े थे। इसे बेहोश और रहमान साहब को आता देखकर इसके शातिर ज़हन ने इसे वहाँ से भागने का इशारा दिया था और वो जिस तरह वहाँ आया था इसी तरह वहाँ से निकल गया था। आफाफ आफाफ बेटा, आंखें खोलो बेटा। शाकर गाड़ी स्टार्ट कर, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, उन्होंने अपने ड्राइवर को आवाज़ दी थी। इसके बिखरे बाल दुपट्टे से बेनियाज वजूद, इसके चेहरे पर उंगलियों के निशान, जख्मी वजूद को देखकर इन्हें किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। उन्होंने अपने कंधे से चादर उतार के इस पर डाली थी। आफाफ की हालत देखकर वो लर्ज कर रह गए थे। वो मेरी चाहतों का मरकज़ है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। वो मेरी रूह से वाबस्ता है, ये राब्ता मैं हरगिज़ नहीं तोड़ सकता हूँ। वो मेरी चाहतों का मरकज़ है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। हैदर, सब ठीक होगा, देखो अभी तुम सो जाओ, हम सुबह चले जाएंगे। आबिद ने इसे समझाने की कोशिश की थी, जो अब घर जाने की तैयारी कर रहा था। भाई प्लीज़ जाने दें मुझे, मैं यहाँ सुकून से नहीं बैठ सकता। देखे ना, दादो ने अभी तक कॉल नहीं की और घर में कोई कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा। हैदर बैग में कपड़े रखते हुए परेशानी से बोला। लेकिन हैदर, आबिद ने कुछ कहना चाहा लेकिन हैदर ने इसे रोक दिया था। प्लीज़ भाई, प्लीज़ आखिरी दफ़ा मेरी बात मान लें, जाने दें मुझे, इसने जैसे इल्तिजा की थी। अच्छा रुको, मैं भी चलता हूँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता, आबिद ने इसकी हालत को देखते हुए कहा था। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम जल्दी आओ, आबिद ने कहा। आप चले, मैं आता हूँ, इसने कहा। वो बाहर निकल गया। हैदर के आते ही इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो दोनों अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए थे। मैं चाहूँ भी तो वो अल्फाज ना लिख पाऊँ जिसमें बयान हो जाए कि कितनी मोहब्बत है तुमसे। वो ड्राइवर को आवाज़ देकर इसके बेसुध पड़े वजूद को उठाने की कोशिश कर रहे थे कि एक कार इनके पीछे आकर रुकी थी। इनमें से इनके छोटे बेटे आफरीन खान और इनकी बेगम समीन बाहर निकले थे और इन्हें ज़मीन पर बैठा हुआ देखकर वो तेज़ी से इनकी तरफ आए थे। बाबा जान, क्या हुआ है, कहते हुए इनके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे और वो झुककर अफाफ को पकाने लगे थे। अफाफ बेटा, आंखें खोलो, इनकी आवाज़ सुनकर रहमान खान ने इनकी तरफ देखकर कहा। मेरी मदद करो आरिफीन, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मेरा बेटा बहुत तकलीफ़ में है। इसकी तशवीशनाक हालत ने इन्हें एक पल में कमज़ोर कर दिया था। आरिफीन खान की मदद से वो इसे लेकर गाड़ी में बैठे और हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। गाड़ी आरिफीन खान चला रहे थे जबकि समीन बेगम और रहमान खान अफाफ को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने दोस्त के हॉस्पिटल आए थे, डॉक्टर नफीस शेख इनके पुराने दोस्त थे। अफाफ की हालत देखकर इसे फ़ौरन अंडर ऑब्जर्वेशन में ले लिया गया था। बाबा जान, आप यहाँ बैठे, मैं पानी लेकर आता हूँ, उन्होंने रहमान खान को कॉरिडोर में पड़े सोफे पर बैठाते हुए कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब तक मेरे बच्चे को होश नहीं आ जाता मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। तुम यहीं पर मेरे पास बैठो। पता नहीं मेरे बच्चे को किसकी नज़र लग गई है, उन्होंने बेबसी से सोचते हुए सर हाथों में गिरा लिया था। मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ है? नहीं, अल्लाह ताला इस उम्र में ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। वो जो समझ रहे थे वो समझना नहीं चाहते थे और इन्हें दिल दुआ कर रहा था कि वो जो सोच रहे हैं वो गलत हो। सुनो, एक वादा तो करो, कभी हमसे तुम ना बिछड़ोगे। एक छोटी सी बच्ची किसी बात पर रो रही थी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? एक छोटे बच्चे ने पूछा था। मेरे मामा पापा खो गए हैं, मुझे वो मिलते ही नहीं, इस बच्ची ने कहा। तुम रोना बंद करोगी तो मिल जाएंगे, और जब तक नहीं मिलते तो मेरे मामा पापा भी तुम्हारे मामा पापा हैं, और दादो, और मैं भी तो हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, इसने अपनी समझ के हिसाब से जवाब दिया। मुझसे दोस्ती करोगी? इसने अपना हाथ इसके सामने किया। हाँ करूँगी, इसने झट से हाँ कह दी थी। लेकिन मेरी दोस्त को तो स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह ऐसे रोना नहीं चाहिए, इसने कहा तो वो अपनी आंसू साफ करने लगी। देखो, मैं अब तो नहीं रो रही हूँ ना, स्ट्रांग हूँ, इसने अपने आंसू साफ करते मासूमियत से पूछा था। आज से हम फ्रेंड्स हैं, इसने मुस्कुराते हुए कहा था। यहाँ मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, आपसे तुम मेरे फ्रेंड हो, लेकिन तुम कभी खो तो नहीं जाओगे? पता नहीं किस डर से इसने पूछा था। नहीं, इसने फौरन कहा था। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, इसने यकीन चाहा था इसका। हाँ हमेशा, मैं तुम्हारे साथ, हाँ मैं हमेशा, हाँ हमेशा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, इसने यकीन दिलाया था। प्रॉमिस, इसने हाथ फैलाया था। पक्का प्रॉमिस, इसने इसके हाथ पर हाथ रखकर वादा किया था। चलो हम लोग खेलने चलते हैं बाहर, वो उड़ते हुए बोला था। चलो, वो दोनों खेलने लगे थे। हैदर, आबिद ने इसका कंधा हिलाया तो उसने चूम कर इसे देखा। क्या हुआ, कहाँ खो गए? आबिद ने पूछा। नहीं, कहीं नहीं, हैदर ने कहा। चलो हम पहुंच गए। वो दोनों कार से बाहर निकलकर अंदर की जानिब चले गए। शाकिर बाबा, आप यहाँ? हनीफ बाबा कहाँ हैं? वो रहमान खान के खास मुलाजिम थे जो इनके सारे काम करते थे, लेकिन आज इनको चौकीदार की जगह देकर आबिद ने से सवाल किया था। इनकी
तबीयत ख़राब थी तो वो छुट्टी पर है, उन्होंने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, ये बताइए शादी वाला घर है, यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? इसने पूछा। वो सब अस्पताल गए हैं, उन्होंने आस्था से कहा। सब खैरियत है ना? दादू तो ठीक है ना? इन दोनों ने घबरा कर पूछा। जी वो तो ठीक है, उन्होंने फ़ौरन कहा। फिर क्या बात है? इन्हें कुछ गड़बड़ लगी थी और हैदर का दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। अफाफ बेटी अस्पताल में है, उन्होंने कहा। वट? उन दोनों को जैसे शौक लगा था, इसके हाथ से बैग छूटकर ज़मीन पर गिरा था। इसे अपनी बेचैनी की वजह समझ आ गई थी। जब वो तकलीफ में थी तो वो कैसे सुकून से रह सकता था। किस हॉस्पिटल में है वो? आबिद ने पूछा था। डॉक्टर नफीस शेख के हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही वो तेजी से गाड़ी की तरफ गया था तो आबिद भी जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गया था और कुछ ही देर में हॉस्पिटल के सामने वो मौजूद थे। रहमान खान और आरिफीन खान और समीन खान को कॉरिडोर में पड़े सोफे पर बैठकर इसकी ज़िंदगी के लिए दुआ कर रहे थे। एक गहरी खामोशी थी चारों तरफ। तभी ही किसी के कदमों की आहट ने इस खामोशी को तोड़ा था और हैदर को वहां देखकर इनको बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई थी। अलबत्ता इसके वालिदा ने एक हैरान निगाह इस पर डाली थी। वो इन सबको सलाम करने के बाद रहमान खान के पास आया था और आबिद इन दोनों से सलाम करने लगा था। क्या हुआ है इससे दादो? वो ठीक तो है ना? इसने बेचैनी से पूछा था तो उसकी आंखों में अफाफ के लिए मोहब्बत वो साफ देख सकते थे। वो कुछ कहने वाले थे कि इसी वक्त आईसीयू के दरवाजे से डॉक्टर नफीस बाहर आए थे तो रहमान साहब इनकी तरफ बढ़े थे। नफीस, अफाफ कैसी है? सब ठीक है ना? वो ठीक है ना? उन्होंने खौफ से धड़कते दिल के साथ पूछा था। सब ठीक है रहमान, वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने इसके सवाल का जवाब दिया तो उनका इशारा समझकर सुख का सांस लिया था। या अल्लाह तेरा शुक्र है, उन्होंने रब का शुक्र अदा किया था। मेरी बच्ची कैसी है? उन्होंने पूछा। इसके ज़ख्म हमने साफ़ कर दिए हैं, इसका टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, वो ज़हनी दबाव का शिकार थी, काफ़ी वक्त से इसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। तुम दुआ करो कि इसके लिए कि इसे जल्द होश आ जाए। अगले 24 घंटे इसके लिए अहम है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, तब बाकी इस रब की मर्ज़ी। डॉक्टर नफीस ने संजीदगी से कहा और उसका कंधा थपक कर आगे बढ़ गए। या अल्लाह मेरी बच्ची की ज़िंदगी बचाना, उन्होंने टूटे हुए लहजे में रब को पुकारा था। हैदर, उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो वो कहीं नहीं था। वो डॉक्टर की बात सुनकर शौक में था। इसका दिल खौफ से धड़क उठा था। आफाक को खाने का खोने का खौफ, वो खौफ तो इससे वो पहले भी चुका था, लेकिन वो जिंदा थी, इसी दुनिया में थी। भले वो इसकी नहीं थी, किसी और की थी, लेकिन सही सलामत तो थी। आफाक को दुआओं की ज़रूरत थी, वो इसके लिए दुआ मांगने खुदा के सामने खड़ा था। इसे वुजू करके नमाज पढ़ी और दुआ के लिए हाथ उठाए। इसे दो जहाँ के मालिक तो सब कुछ ए दो जहाँ के मालिक तो सब कुछ जानता है, हर चीज़ का इल्म है तुझे। मैं जो मांगने आया हूँ इसका भी ए परवरदिगार इसे बचा ले। वो बहुत मासूम है, इसने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, या फिर इसके साथ ऐसा क्यों? अफाफ को बचा ले, अफाफ को बचा ले। इसके ज़बान से अल्फाज अदा नहीं हो पा रहे थे। इसकी आँख से आंसू गिरना शुरू हो गए थे और सर्दे में गिर गया था। जब दिल का बोझ हल्का हुआ तो वो आंसू पूछता हुआ अठौड़ी से जानिब चल दिया, प्यारी लड़की की जहाँ सबसे प्यारी इस लड़, प्या, जहाँ सब इस प्यारी लड़की के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। जो तलब मेरी आस थे वही लोग हमसे बिछड़ गए, मेरी ज़िंदगी की जो आस थे वही लोग हमसे बिछड़ गए। हैदर नमाज पढ़ के वापस लौटा तो रहमान खान का कॉरिडोर पर एक साइड पर जाए नमाज बिछाए दुआएं मांग रहे थे और आबिद इसी सोफे पर बैठा था। मामा पापा कहाँ गए? जैसे आबिद से पूछा। इन्हें मैंने घर भेज दिया है, वैसे भी सुबह होने में 2 घंटे रह गए हैं, सुबह वो आ जाएंगे। वो जाने को राजी ही नहीं थे, वो तुमसे मिलना चाहते थे। कितनी देर तक तुम्हारा इंतजार किया, तुम आए नहीं तो मैंने कह दिया कि सुबह मिल लेना। अब तो हम यही हैं, आबिद ने इसे तफसील से बताया, जिसे सुनकर वो खामोश रहा था। तुम ठीक हो? आबिद ने से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, कहकर वो थोड़े फासले पर पड़ी कुर्सी पर बैठ गया था और दीवार से टेक लगाकर आंखें मूंद गया था। माजी की यादें आंखों के सामने से गुजरने लगी थी और वो इन यादों में खो गया था। नानो, ये मामा बाबा अभी तक नहीं आए और हम घूमने कब जाएंगे? 7 साल आफाफ ने अपने नानों से फिक्रमंदी से अपने वालिदैन के मुतालिक वो सवाल किया था। मेरे बच्चे परेशान नहीं होते, अभी आ जाएंगे आपके मामा बाबा, ट्रैफिक जाम में फंस गए होंगे। रहमान साहब ने इसे बहलाया था। काफ़ी देर इसे इनका इंतज़ार किया था लेकिन वो लौट कर नहीं आए थे। आया था तो बस इनका बेजान वजूद सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ। रहमान साहब बेटी और दामाद के बेजान वजूद को देखकर टूट कर रह गए थे। इनकी इकलौती बेटी ने छोड़कर चली गई थी और अफाफ इसने अपने मामा पापा को अपने नन्हे हाथों से उठाने की कोशिश की थी, कितनी ही आवाज़ें दी थी लेकिन इन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया था। आंखों में आंसू लिए वो रहमान साहब के पास आई थी। नानो देखे ना, मामा बाबा बोल नहीं रहे, उठ भी नहीं रहे, इनसे कहे ना कि ये उठे और अपनी अफाफ से बात करे, इसने रोते हुए कहा। तो रहमान साहब ने अफाफ को खुद से लपेट लिया। इनका दिल गम की शिद्दत से फट रहा था। एक बाप के लिए इससे बड़ा गम क्या होगा कि इसकी जवान औलाद इस दुनिया से चली जाए।
थोड़ी देर बाद रिश्तेदारों और अजीज़ों का आना जाना शुरू हो गया था। जब तदफीन के लिए इन्हें ले जाने लगे तो वो दौड़कर इनके पास आई थी। सबको इसके मामा बाबा को ले जाने से रोकने लगी थी। इसने अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाकर अल्लाह से अपने मामा बाबा वापस मांगे थे। वहाँ खड़े लोगों का कलेजा मुंह को आया था। इस मासूम बच्ची के इतने बड़े नुकसान पर हर आंख में आंसू थे। जैसे वो इन्हें लेकर बाहर निकले, वो इनके पीछे गई थी। वो वहीं बेहोश होकर गिर गई थी। इसका मासूम सा वजूद इतना बड़ा गम बर्दाश्त नहीं कर पाया था। समीन बेगम ने आगे बढ़कर अपनी गोद में उठाया था और अपनी जेठानी को डॉक्टर को कॉल करने को कहकर इसे अंदर ले गई थी। रहमान खान को अल्लाह ताला ने दो बेटे और एक बेटी से नवाजा था। सबसे बड़े अशरफ खान और इनसे छोटे छोटी हिना खान और इनसे छोटे आरफीन खान। आबिद अशरफ खान और अफाफ हिना खान और हैदर अरफीन खान के बच्चे थे। एक एक्सीडेंट में हिना खान और इनके शौहर का इंतकाल हो गया और अफाफ के सर से इसके वालिदैन का साया उठ गया था। कुछ देर दिन तक तो रिश्तेदारों की आमद होती रही थी। इसके ददयाल के नाम पर एक फूफी थी, वो भी आई थी और हमदर्दी के दो बोल बोल कर चली गई थी। वो बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी, ना किसी से बोलना, ना खेलना, ना ही शोर करना। कोई बात कर लेता तो ठीक, वरना वो यूं ही खामोश बैठी रहती थी। डॉक्टर ने कहा था कि इसे गहरा सदमा लगा है। वो बहुत नाजुक मिजाज, इसे जितना हो सके खुश रखने की कोशिश करे। इसका काम बहुत बड़ा था। माँ बाप से ज़्यादा कीमती चीज़ इस दुनिया में नहीं है और इसकी कदर इन्हें होती है जिनके पास वो नहीं होते। माँ बाप की मोहब्बत और इनकी मौजूदगी का एहसास दुनिया की हर शय से ज़्यादा कीमती है। इसने माँ की ममता और बाप की शफकत खोई थी। इसने अपने माँ बाप खोए थे और इसका जहन इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रहा था। माँ बाप ठीक है? समीन बेगम ने रहमान साहब से पूछा था। हाँ ठीक हूँ मैं, उन्होंने आस्था से कहा था। अफाफ सो गई? उन्होंने अफाफ के बारे में पूछा था। हाँ सो गई है, लेकिन सोती कहाँ है? वो बस गुमसुम रहती है, ना बात करती है, ना हंसती है, ना खेलती है। मुझे बहुत फिक्र है इसकी, उन्होंने फिक्रमंदी से कहा। इस हादसे के बाद उन्होंने अपनी औलाद की तरह ही मोहब्बत दी थी उसे। इसे गहरा सदमा लगा है, वरना इसकी उम्र के बच्चे सारा दिन घर में कहराम मचा कर रखते हैं, रहमान साहब ने परेशानी से कहा था। आप परेशान ना हो, अभी इसके लिए मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगी। और हैदर भी बहुत ख्याल रखता है इसका। रात काफ़ी हो गई है, अब आप सो जाए, वो कहकर चली गई थी और वो बिस्तर पर लेट कर सोने की कोशिश करने लगे थे। वक्त गुजरता गया और इससे इस दुख से उबरने में पूरा साल लगा था। इसने जो खोया था इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता था, लेकिन खानवेला के हर फर्द ने इसकी कमी को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। लेकिन कभी कभी इसे याद आती तो वो रोने लग जाती थी। आफाफ अकेली बैठी रो रही थी। इसे रोता हुआ देखकर 5 साला 5 साला हैदर वहाँ आया था। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? हैदर ने इसकी आंखों में आंसू देकर पूछा था। मेरे मामा बाबा खो गए हैं, मुझे वो मिलते ही नहीं, इसे रोते हुए कहा। तुम रोना बंद करोगी तो मिल जाएंगे, और जब तक नहीं मिलते तो मेरे मामा बाबा भी तो तुम्हारे मामा बाबा हैं, और दादो, और मैं भी तो हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, इसने अपनी समझ के हिसाब से जवाब दिया था। मुझसे दोस्ती करोगे? उसने अपना हाथ इसके सामने किया। हाँ करूँगी, इसने झट से हाँ कह दी थी। लेकिन मेरी दोस्त को तो स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह इसे रोना नहीं चाहिए, इसने कहा। तो वो अपने आंसू साफ करने लगी थी। देखो मैं अब तो नहीं रो रही हूँ ना, स्ट्रांग, इसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। आज से हम फ्रेंड्स हैं, इसने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, अब से तुम मेरे फ्रेंड हो, लेकिन तुम कभी खो तो नहीं जाओगे? पता नहीं किस डर से इसने पूछा था। नहीं, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, इसने यकीन चाहा था इसका। हाँ हमेशा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, इसने यकीन दिलाया था। प्रॉमिस ने हाथ फैलाया था। पक्का प्रॉमिस ने इसके हाथ पर हाथ रखकर वादा किया था। चलो हम लोग खेलने चलते हैं बाहर, वो उड़ते हुए बोला था। चलो, वो दोनों खेलने लगे थे। इसे खुश देखकर हैदर को बहुत खुशी होती थी। और इस दिन हैदर आरिफिन खान ने इससे और खुद से वादा किया था कि वो इसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अफाफ इसकी बेहतरीन दोस्त बन गई थी और वो इसकी हर बात का ख्याल रखता था। हैदर और अफाफ एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे, क्योंकि इस हादसे के बाद अफाफ के जहन पर असर पड़ा था, जिससे इसकी पढ़ाई मुतासर हुई थी, जिसकी वजह से वो एक क्लास पीछे हो गई थी। शुरू शुरू में इसे स्कूल में परेशानी होती थी तो वो इसकी पढ़ाई में मदद करने लगा था। अफाफ इससे अपनी हर बात शेयर करती। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। वो इसका इतना ख्याल रखता था कि वो अपने मामले में तो गलती कर जाता, लेकिन अफाफ के मामले में इससे कोई भूल चूक नहीं हुई थी। खानवेला के हर फर्द इसका हर तरह से ख्याल रखा था, लेकिन हैदर की इसके लिए तवज्जो ही अलग थी। और ये तवज्जो जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही कब मोहब्बत में बदल गई, इन दोनों को खबर तक न हुई थी। तू है आर्ज तू है तेरी आरजू में कहा, हर तरफ बस तू ही है, तू में कहा। वो एक हाथ से अपना दुपट्टा संभालती, दूसरे हाथ से बैग संभालती सीढ़ियां उतरती हुई नीचे डाइनिंग रूम में आई थी। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर रहमान खान और उनके दोनों बुआ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, इसने मुस्कुराकर सबको सलाम किया था। वालेकुम सलाम, सब ने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया था। हैदर कहाँ है नानो, इससे से कहीं देर हो रही है।
रहमान साहब से हैदर के मुतालिक पूछते हुए वो अपने लिए गिलास में जूस डालने लगी थी। आराम से बैठकर नाश्ता करो फाफ, और आज आप ड्राइवर के साथ चली जाओ। रहमान साहब ने कहा तो इसका सैंडविच की तरफ बढ़ता हुआ हाथ रुका था। क्यों नानो? हैदर कहाँ है? वो नहीं जाएगा मेरे साथ? इसने अपने जाने के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, इसने कुर्सी पर बैठते हुए दासी से पूछा। हैदर तुम्हारे मामू के साथ कुछ काम से बाहर गया है, शाम तक आ जाएगा। इसके सवाल का जवाब समीन बेगम की तरफ से आया था। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी जाकर क्या करूंगी? मैं भी कल ही चली जाऊंगी, कहकर वो उठने लगी थी। तुम आज ही जाओगी? हैदर मुझे कहकर गया है कुछ ज़रूरी लेक्चर है, इसलिए आपको ज़रूर जाना है, वरना आप दोनों का नुकसान होगा, क्योंकि आप दोनों का ये लास्ट सेमेस्टर है। तो कोई लापरवाही नहीं, रहमान साहब ने प्यार से कहा। मेरे प्यारे रानो, प्लीज़ आज रहने दे, कल चली जाऊंगी। वो रहमान साहब के हाथ थामते हुए लाड से बोली थी, तो उसकी बात पर सब मुस्कुरा दिए थे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि हैदर के बिना कभी अकेली कहीं नहीं जाती। इस मामले में कोई राय नहीं उन्होंने कहा, तो वो मुंह बसूर कर जी अच्छा कहकर बाहर जाने लगी। अरे नाश्ता तो पूरा करके जाओ, छोटी मोमानी ने कहा था। नहीं मोमानी, दिल नहीं कर रहा मेरा, यूनिवर्सिटी में कुछ खा लूंगी, अल्लाह हाफिज़ कहते हुए बुझे हुए दिल के साथ आगे बढ़ी थी। तभी से पीछे से मोमानी की आवाज़ सुनाई दी थी। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, हैदर के बिना कहीं जाने को तैयार नहीं होती, और चेहरा देखो कितना उदास हो गया है इसका। वो मुस्कुराती हुई बोली। वो इसके लिए इस घर में सबसे ज़्यादा हैदर से अटैच है, रहमान साहब ने जवाब दिया था। वो और बा वो और भी बातें कर रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़ आई थी, क्योंकि इसे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही थी। आपने ठीक कहा छोटी ममानी, हैदर के बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसने गाड़ी में बैठते हुए दिल ही दिल में कहा था। इन दोनों ने ही स्कूल, फिर कॉलेज, अब यूनिवर्सिटी में भी साथ तालीम हासिल की, तो ये इनका आखिरी साल था यूनिवर्सिटी में। हैदर ने अफाफ को हमेशा खुद से बढ़कर ख्याल रखा था, और अफाफ इससे इसे तो हैदर की आदत हो गई थी। वो हर चीज़ में अपनी पसंद से ज़्यादा इसकी पसंद की अहमियत देती थी। अगर हैदर ने हाँ की तो हाँ, और ना कह दी तो ना। इसने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में वही सब्जेक्ट चुने थे जो हैदर ने चुने थे। इन दोनों ने कभी कोई दोस्त नहीं बनाए थे, एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त थे। इसे किसी और दोस्त की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। हैदर ही इसका वाहिद दोस्त था, वो एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। इन दोनों की दोस्ती मोहब्बत में कब बदली दोनों ही नहीं जानते थे, या शायद मोहब्बत इनके बीच हमेशा से थी। लेकिन जब अफाफ को अपनी मोहब्बत का एहसास हुआ तो अपने आप से भागने लगी थी। वो दिल की बात नहीं मानना चाहती थी। और इसने हैदर अपने दरमियान दूरी रखने का सोचा था, जो इन दोनों के लिए नामुमकिन था। इसका दिल इस बात के लिए राज़ी नहीं था। मैं ये क्या सोच रही हूँ, लानत मुझ पर, किसी को मेरे ख्यालों का पता चल गया तो सब क्या कहेंगे कि मुझे हैदर से दूर रहना चाहिए। हैदर को पता चला तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। मुझे कुछ करना होगा, ऐसा करती हूँ, इससे बात नहीं करूँगी, इसने दिल ही दिल में सोचा था। लेकिन मैं इससे बात किए बिना कैसे रह पाऊंगी? वो खुद ही सवाल जवाब कर रही थी अपने आप से। एक ही घर में रह कर एक दूसरे से बात ना करना इसके लिए आसान नहीं था। तभी एक बार इसकी फूफो इससे मिलने आई। वो अक्सर मिलने आया करती थी, बचपन में तो कभी नहीं आई थी, लेकिन कुछ अरसे से इनके चक्कर लग रहे थे। क्या वजह थी, इसने जानने की कोशिश नहीं की थी। वो बहुत मोहब्बत से इसे मिलती थी, और वो सदा की मासूम नहीं समझ पाई थी कि इनका इसके पीछे क्या मकसद है। एक ऐसे ही दिन वो आई तो वो इनके साथ चली गई। हैदर घर पे नहीं था, वरना इसे कभी जाने नहीं देता। जो कभी कहीं भी एक दिन भी नहीं रह रही थी। इसने वहाँ 2 दिन गुजारे थे, और ये दिन इसने इन लोगों में कैसे गुजारे थे सिर्फ वही जानती थी। वो खुद से भाग भाग कर थक गई थी, इसकी पढ़ाई का भी हर्ज हो रहा था। तभी 2 दिन बाद हैदर से लेने आया तो इसके साथ चली आई थी, लेकिन उससे नाराज़ हो गया था और इससे बात नहीं कर रहा था। और तब ही इसने अपने आप को ये समझाया था कि इसे अपनी मोहब्बत को दिल में ही रखना है, इसे अपना दोस्त नहीं खोना है। वो इसको इसका कभी नहीं हो सकता। ये फैसला करके कितना रोई थी वो। आसान नहीं होता दिल की ख्वाहिश को रद्द करना, अपनी मोहब्बत को छोड़ना, लेकिन इसने तय कर लिया था कि अपने जज्बात पर काबू रखेगी और इस मोहब्बत की भिनक किसी को नहीं पड़ने देगी, और दिल की ख्वाहिश को रद्द कर देगी, और हैदर से पहले ही की तरह बात करेगी। इसे महसूस नहीं होने देगी इसकी दिल में क्या हलचल मची हुई है। इंतहा होगी इंतज़ार की, आए ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर क्या वजह हुई इंतज़ार की। किसी की आवाज़ पे इसके चलते कदम रुके थे, और वो क्लास के दरवाजे पर ही रुकी थी। इस वक्त क्लास खाली थी, सिर्फ वो दोनों थी। और वो कौन थी वो अच्छी तरह जानती थी। किसका इंतज़ार हो रहा है, किसे तलाश कर रही हो? इसकी दोस्त ने पूछा। तुम्हें नहीं पता, इस यूनिवर्सिटी में एक ही तो बंदा है जिसका इंतज़ार करती हूँ, जिसे मेरी आंखें तलाश करती हैं। इसका गरूर कहीं इसने गरूर से कहा। कहीं वो हैदर तो नहीं जिसके लिए तुम यूं गुनगुना रही हो?
बैठ कर इसकी दोस्त ने पूछा। हाँ, एक वही दुश्मन जहाँ है जिसके लिए मैं रोज़ यूनिवर्सिटी आती हूँ, उसने आशिकाना लहजे में कहा था। लेकिन वो तो तुम्हारी तरफ दिखता भी नहीं है और इस मोटी के इर्द गिर्द ही रहता है। इसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता, कहीं वो इसे पसंद तो नहीं करता। इसने कहा तो वो इसकी बात पर हंस पड़ी। यार हीरा, तुम्हें लगता है वो इस मोटी को पसंद करेगा? नामुमकिन। वो और वो तो क्या कोई भी बंदा इसे पसंद नहीं करेगा। फिर हैदर तो इतना हैंडसम है, इसके साथ तो मैं ही अच्छी लगूंगी, इसने इतरा कर कहा। तो तुम इजहार क्यों नहीं कर देती थी इससे मोहब्बत का? हीरा ने फिर से सवाल किया था। कैसे करो इजहार, हर वक्त तो वो इस चुड़ैल के साथ होता है, कभी अकेला छोड़ती ही नहीं यूनिवर्सिटी में, ना घर में। इसके लहजे में अफाफ के लिए नफरत और हकारत थी। ओह, फिर तुम क्या करोगी? इसने सवाल किया तो वो मुस्कुराई थी। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ मेरा है, इसे लौटकर मुझ तक ही आना है। खाला जानी ने हमारे मुतालिक बात की हुई है। हैदर आरफीन खान सिर्फ और सिर्फ जरमीन खान का है, इसने कहा। इसके लहजे में गरूर की चमक थी और मलकियत का एहसास था। आफाफ की आंखों में मिर्चें सी भरने लगी थी। इसकी बात सुनकर वो लड़खड़ाकर पीछे हटी थी, तब ही किसी से टकराई थी। सॉरी, इसने माजरत की थी। आप ठीक तो हैं? इसकी आंखों में नमी देखकर सामने खड़े शख्स ने पूछा। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, वो आशा से कहकर वहां से चली गई और ड्राइवर को कॉल करके इसने आने का कहा। जमीन की बातें से टुकड़े टुकड़े कर गई थी। इसका दिल बुरी तरह टूटा था। इस अपने लिए इतनी नफरत और हकारत का सोचकर। जमीन के अल्फाज इसके दिल में चुप कर रह गए थे। वो हमेशा ऐसे ही करती थी, जब इसको अकेला पाती तो इसकी सेहत पर तनकीद करती थी। घर आकर वो सीधा अपने कमरे में आई थी और बेड पर ऊंधे मुंह पड़े जाने कितनी देर तक रोती रही थी। जब रो रो कर थक गई तो उठ बैठी। जाने कितनी देर वो यूं ही गुमसुम बेड पर बैठी रही थी। फिर उठकर वॉशरूम में गई थी और नल खोलकर पानी के छींटे चेहरे पर मारे तो कई आंसू भी इनमें शामिल हो गए थे। जब इसके आंसू थमे तो चेहरा साफ करती आईने के सामने खड़े होकर अपने सरापे पर नजर डालने लगी। लोगों की नज़रों में इसकी सूरत और सीरत बहुत पीछे रह गई थी। सबको को इसकी सेहत ही नजर आती थी। वो खुद से तो ऐसे नहीं बनी थी, वो जैसी भी थी अल्लाह ताला ने इसे बनाया था। और ऐसा नहीं था कि इसने अपना वजन कम करने की कोशिश नहीं की थी। इसने वो सब कुछ किया था जो वो कर सकती थी, डाइटिंग, एक्सरसाइज वगैरह वगैरह, लेकिन इसे सब का इस पर कोई असर नहीं हुआ था। इसने आईने में अपने आप को देखा और ज़मीन की बातें इसके आसपास गूंजने लगी थी। मैं अपनी मर्जी से तो नहीं बनी ना ऐसी, फिर क्यों सब को मुझ में खामी नजर आती है? इसने आईने में देखकर खुद से सवाल किया था। समीन बेगम जो इससे यूनिवर्सिटी से जल्दी आने की वजह जानना चाहती थी, इसके कमरे में आई। इसे यूं आईने के सामने गुमसुम देखकर परेशानी से इसके करीब आई। क्या हुआ आफाफ, इस तरह क्यों खड़ी हो? उन्होंने पूछा। कुछ नहीं मुमानी, इसने धीमी आवाज में कहा। फिर इतने प्यारे चेहरे पर उदासी क्यों? वो इसके चेहरे को देखकर पूछने लगी। कुछ नहीं, इसने एक नज़र इन्हें देखकर अपना सर झुका लिया था। इन कितने प्यार से पूछने पर इसका दिल चाहा था कि वो इनसे लिपट कर रोए। कोई तो बात जरूर है, यूनिवर्सिटी से भी तुम जल्दी आ गई, किसी ने कुछ कहा है? उन्होंने पूछा तो इसकी आंखें झलक पड़ी और वो इनसे लिपट कर रोने लगी। आप बताएं, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि लोग मुझे हकारत की नज़र से देखें? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं किसी की पसंद नहीं हो सकती? इसके सवाल इन्हें हैरान कर दिया था। इसने आज तक कभी इस तरह सवाल नहीं किए थे। और अंदर आते हैदर के कदम वहीं दरवाजे पर रुक गए थे। इसके आंसू ने इसको बेचैन कर दिया था। नहीं मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारी हो और सबसे प्यारा तो तुम्हारा साफ शफाफ दिल है और ये मासूमियत। तुम बहुत खूबसूरत हो। उन्होंने मोहब्बत से इसका चेहरा हाथों में लेकर कहा और एक नज़र इस पर डाली। लंबा कद, भरा हुआ जिस्म, लंबे हल्के सुनहरी बाल, सुर्खी लिए हुए सफ़ेद दूधिया रंगत, गुलाबी होंठ, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, लंबी पलके, सतून खड़ी नाक। वो बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और इस पर इसकी मासूमियत, नेक सीरत की हामिल, वो अपने नाम की तरह ही पाकीज़ा और मासूम थी। देखो वफाफ, अल्लाह ताला ने किसी को भी मुकम्मल नहीं बनाया। हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है, किसी का कद, किसी का रंग, किसी की सेहत, किसी की सूरत, किसी की सीरत। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। हम सबको इस रब ने बनाया है, वो सब जानता है कि किसके लिए क्या सही है। हर काम में अल्लाह की मसलियत छुपी हुई होती है। हमें शिकवा नहीं करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो और लोगों का क्या है, इनको बातें बनाने की आदत होती है, लोगों की बातों को दिल से नहीं लगाते और खूबसूरती देखने वालों की नज़र में होती है, किसी के चेहरे या जिस्म में नहीं। उन्होंने बहुत प्यार से इसको समझाया था, जिससे इसके दिल का बोझ कम हुआ था। मामा ठीक कह रही हैं, खूबसूरती देखने वालों की नज़र में होती है, चेहरे में नहीं। असल खूबसूरती को देखने के लिए खूबसूरत दिल का होना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी मौजूद होती है। और जहाँ तक पसंद का सवाल है, तो कभी कभी एक आम सा चेहरा किसी के लिए ख़ास होता है और किसी का बेपनाह हसीन हुस्न भी किसी के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। तो जो तुमको पसंद करेगा, इसे इस बात से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम कैसी दिखती हो, क्योंकि जो तुमसे मोहब्बत करे तो जैसी हो वैसी ही करे। समझ में आया? कुछ लड़की, वो कहता हुआ अंदर आया था। इसकी आवाज़ सुनकर इन दोनों ने चूम कर निगाह उठाई थी। तो क्या इसने सब कुछ सुन लिया था? इसने दिल में सोचा। मैंने कुछ पूछा है तुमसे लड़की, कुछ समझ में आया? इसने पूछा तो वो हाँ हाँ में सर हिलाकर चेहरा झुका गई थी।
और आंसू साफ करने लगी थी। हैदर तुम कब आए? समीन बेगम ने इसे देखते हुए मुस्कुराकर पूछा। बस अभी आया हूँ, जब आप इसे समझाने की कोशिश कर रही थी। ये बात हो गई है तो आप ऐसा करें कि खाना लगवा दें, क्योंकि मुझे पता है आपकी लाडली ने खाना तो खाया नहीं होगा, इसने कहा तो आफाफ सर झुकाकर जमीन पर पड़े कलीन को देखने लगी। तुम फ्रेश होकर आओ, मैं लगवाती हूँ खाना, उन्होंने कहा तो सरस बात में हिलाकर बाहर की जानिब चल दिया। चलो आफाफ मेरे साथ चलो तुम, कहकर वो आफाफ के साथ कमरे से बाहर जाने लगी थी, तभी इसने पीछे से पुकारा था। मामा इसे कह दे, रोया मत करे, कहकर वो तेजी से अपने कमरे की तरफ चला गया था और समीन बेगम हैरान से इसे देखे गई थी। और एक ख्याल इनके दिमाग में आया था, फिर खुद ही अपने ख्याल को झटकती हुई मुस्कुराकर आगे बढ़ गई थी। अगले दिन वो दोनों यूनिवर्सिटी गए थे। हैदर कार ड्राइव कर रहा था। इसने अफाफ पर एक नज़र डाली थी जो खामोश बैठी थी। अफाफ मुझे बताओ कल क्या हुआ था, इसने पूछा था। कुछ भी तो नहीं, इसने टालना चाहा था। मैं नहीं मानता कि कुछ भी नहीं हुआ था, जब कोई बात ही नहीं थी तो तुमने अपनी हालत क्यों ख़राब की हुई थी, इसने यकीन से कहा था। अब तो मुझे सब कुछ बताओ, वरना मैं तो अपने तरीके से मालूम करवा ही लूँगा। वो इस बात को टालने के मूड में हरगिज़ नहीं था। इसकी आंखों में आंसू देने वाले को वो कैसे छोड़ सकता था। हैदर छोड़ो इस बात को, आफाफ ने कहा। जरमीन थी ना तुम्हारे आंसू की वजह। हैदर ने अपना शक जाहिर किया था और आफाफ इसके सवाल पे हैरत से देख कर रह गई थी। हैदर को पूरा यकीन था कि इस सब में वो ही शामिल हो सकती है, और आफाफ की सूरत देखकर ही इसे इसके यकीन पर मोहर लग गई थी। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, और तुम कब बोलना सीखोगी? तुम्हें जवाब देना नहीं आता? आफाफ अपने अंदर के डर को निकाल कर फेंको, मजबूत बनो। ये दुनिया भोले भाले इंसानों के लिए नहीं है। तुम अपनी हालत के जिम्मेदार खुद होते हो। वो गुस्से से बोला। हैदर देखो, प्लीज़ तुम इसे कुछ मत कहना। आइंदा अगर इसने कुछ कहा तो मैं देख लूंगी। अफाफ ने इसके गुस्से को ठंडा करना चाहा। देखता हूँ तुम क्या करती हो। अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर अगली बार मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, वो सख्त लहजे में बोला। तुम प्लीज़ इतना गुस्सा मत करो, आइंदा मैं चुप नहीं रहूंगी, इसने कहा। यूनिवर्सिटी पहुंचकर वो गेट पर उतर गई थी और हैदर कार पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ी खड़ी करने गया था। वो चलती हुई क्लास की तरफ जा रही थी जब कॉरिडोर में इसका सामना जमीन से हुआ था। कल हैदर नहीं आया था तो तुम भी गायब थी, कहाँ थे तुम दोनों? इसके आगे पीछे घूमना बंद करो, वो बेतुका सवाल करने लगी थी। मेरे पास तुम्हारे फजूल से सवालों के जवाब नहीं, हटो सामने से, मुझे जाना है, वो इसके सवाल को नज़रअंदाज करती हुई बोली थी। सुना नहीं तुम लोगों ने? देखा नहीं? देख नहीं रहे? इनको जगह चाहिए, पता नहीं किस। अरे भाई हटो सामने से, चक्की का आटा खाती है। देखो फिगर देखो इसका, वो इसका मजाक उड़ाते हुए बोली तो आसपास के लड़के लड़कियां सभी इस पर हंसने लगे थे। अपनी ज़ात का तमाशा बनते देखकर इसका जी चाहता कि वो कान बंद करके यहाँ से भाग जाए, मगर फिर से हैदर का ख्याल आया था। अगर फिर इसे रोते देखा तो जमीन की शामत आ जानी थी। चटाक थप्पड़ की आवाज़ पर सबकी हंसी रुकी थी और ज़मीन बेयकीनी से इसे देख रही थी। जो लड़की आज तक कभी मुंह नहीं खोलती थी, इसने हाथ खोला था और वो बहुत ज़ोरदार अंदाज में। थप्पड़ की आवाज़ पर हैदर तकरीबन भागता हुआ इसके नज़दीक आया था। इसी चक्की का खाती हूँ जिसका तुम खाती हो, आइंदा मेरी ज़ात का तमाशा बनाने से पहले 100 बार सोच लेना, वो गुस्से से बोलती हुई आगे बढ़ गई। और फिर इसकी पीठ पीछे होती बातों से हैदर को वहाँ होने वाली लड़ाई का पता चला था। आफाफ तुमने क्या किया? इसने इसके पास बैठते हुए पूछा था। मैंने कुछ भी तो नहीं, वो लापरवाही से बोली, जबकि अभी थोड़ी देर पहले जो कारनामा देकर आई इसकी वजह से इसके हाथ काम पड़े थे। इसने तो आज तक किसी को गुस्से में भी नहीं इसने तो आज तक किसी को गुस्सा भी नहीं दिखाया था। हैदर ने इसके हाथों की कपकपाहट नोट की थी। सब इधर तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, हैदर ने कहा। हाँ तो क्या करती अप करती मैं इतना सब सुनने के बाद वो झंझलाकर बोली। तो तुमने इसे थप्पड़ मार दिया, इसने शायद से कहा। हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही मुझे कहा था कि जवाब देना सीखो, अपने अंदर के डर को निकाल कर मजबूत बनो, इस दुनिया के जैसे बनो, तो मैंने कर दिया, इसने इसकी बात दोहराई। नॉट बैड, फिर भी इतनी हिम्मत कहाँ से आई? थप्पड़ मारने का ख्याल कैसे आया? इसने पूछा। मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो तुम इसका पता नहीं क्या हाल करोगे, बस यही सोच के वो कहते हुए बात अधूरी छोड़ गई तो वो कहकर लगाकर हंस पड़ा। इसने सिर्फ इसकी डर की वजह से एक्शन लिया था। जरमी ने घर आकर काफ़ी तोड़फोड़ की थी, फिर माँ के पास गई थी। अम्मी आप खाला जानी से कब बात करेंगी, इसने अपनी माँ से कहा। किस बारे में? उन्होंने पूछा। मेरे और हैदर के रिश्ते के बारे में, इसने कहा। कर लूँगी, अभी कौन सा, हमने तुम्हारी शादी करनी है, उन्होंने लापरवाही से कहा। अम्मी आप आ जाकर खाला जानी से बात करें, इस रिश्ते को फाइनल करें। शादी आपकी जब मर्जी हो तब कीजिएगा, इसने अपना फरमान जारी किया था। तुम कुछ ज़्यादा बदलिहाज नहीं होती जा रही हो, मुझे मत बताओ कि क्या करना क्या नहीं। चलो यहाँ
चलो जाओ यहाँ से, वो गुस्से से बोली। अम्मी मैं बता रही हूँ, अगर आपने आज बात नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो चाकू अपनी कलाई पर रखती हुई बोली। वो दहल कर रह गई, उसके नज़दीक आई। छोड़ो इसे, मैं कर लूँगी बात, उन्होंने चाकू इसके हाथ से लेते हुए कहा। आजकल की औलाद बस कुछ ख्वाहिश ना पूरी हो तो मरने की धमकी दे दो, वो ये भी नहीं सोचते कि माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। वो सोफे पर बैठकर आंसू साफ करते हुए बड़बड़ाने लगी। अब आप जो इसे थप्पड़ मारकर पछता रही थी, हैदर के मना करने के बावजूद तो इससे माफ़ी मांगने आई थी, और इसकी इसकी हरकत देख कर इसे अफसोस हुआ था। इसकी माँ के आंसू देख कर इन्हें तरस आया था। इस दुनिया में हमसे हमारे वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, वालिदैन से बड़ा कोई खैर ख्वाह नहीं है। एक बाप ही होता है जो अपनी औलाद को आगे बढ़ता देख कर खुश होता है, वरना दुनिया तो आपको कुचल कर आगे बढ़ने का हौसला रखती है। एक बाप ही होता है जो दुनिया की हर ख्वाहिश अपनी औलाद के कदमों में ढेर करने की कोशिश करता है, फिर चाहे इसके लिए इसे कितनी ही परेशानी का सामना क्यों ना पड़े करना पड़े। और एक माँ ही होती है जो हमारे दुख दर्द में तड़प उठती है। एक माँ ही अपनी औलाद के लिए हर कुर्बानी देती है, खुद तकलीफ में रहकर अपनी औलाद को खुश रखती है। वालिदैन का वजूद तो हमारे लिए सरापा मोहब्बत, तपती धूप में ठंडी छाँव जैसा होता है। जिनके सर पर वालिदैन का साया नहीं है, कोई इनसे पूछे कि वो कैसा महसूस करते हैं। अगर आफाफ से कहता सारी दुनिया एक तरफ है और इसके वालिदैन एक तरफ, तो वो अपने वालिदैन को चुनती। माफ़ी का इरादा कोई तर्क करती, वो वापस पलट आई थी और वापसी पर सोच रही थी। घर के बड़ों के बीच अबाद और हया के रिश्ते की बात चल रही थी, जिससे सब ही खुश थे। हया हैदर के मामू की बेटी थी और अच्छे मिजाज की लड़की थी, जिससे आफाफ और हैदर की खूब बनती थी। सब खुश थे, मगर रहमान साहब किसी सोच में डूबे हुए थे। फिर वो उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़े और आबिद अपने पीछे आने को कहा। दादो आपने मुझे बुलाया है? आबिद ने रहमान साहब से पूछा। हाँ, यहाँ आओ, बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा। कहिए दादो, क्या बात है? उनका चेहरा देखकर बोला जहाँ कई कई तरह की सोचें रकम थी। बेटा मैं चाहता हूँ तुम आफाफ से शादी कर लो, मैं तुम्हारा रिश्ता इसके साथ तय करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे? उन्होंने कहा तो वो अपनी जगह फ्रीज होकर रह गया था। बाहर खड़ा हैदर इसके पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही खींच ली गई थी। चेहरे का रंग देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसके पूरे बदन का खून निचोड़ लिया गया हो। इसमें खड़े रहने की और यहाँ कोई सुनने की सकन ही रह गई थी, सो वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तुमने जवाब नहीं दिया बेटा, क्या तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? उन्होंने इसकी इसकी हैरान सूरत को देखते हुए पूछा था, और आबिद जैसे होश में आया था। दादो आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन आफाफ से शादी नहीं। दादो वो मेरे लिए बहनों की तरह है, मैं इसे अपनी छोटी बहन मानता हूँ। सगी नहीं है तो क्या हुआ, वो मेरी बहन है। शादी नहीं दादो, आप जिसे कहेंगे मैं शादी कर लूँगा, लेकिन आफाफ नहीं। मेरी एक ही तो बहन है, इसे तो मत छीने मुझसे, इसने कहा। तो रहमान साहब ने इसके कंधे पर हाथ रख के थपथपाया। ठीक है तुम जाओ, हमने तुम्हारी मर्जी मालूम करने के लिए बुलवाया था, उन्होंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। दादो आप नाराज़ तो नहीं हैं? आबिद ने पूछा। नहीं बच्चे, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैंने बस अपनी बात कही थी, तुम्हारी मर्जी मालूम करनी थी। अब तुम जाओ, मैं नाराज़ नहीं हूँ, उन्होंने इसके बालों पर हाथ फेर कर कहा। पक्का ना दादो? इबाद ने अपनी तसल्ली के लिए फिर से पूछा था। हाँ मैं नाराज़ नहीं हूँ, अब तुम जाओ। इसे भेज कर वो फिर से अपनी सोचों में गुम हो गए थे, ये जाने बगैर कि किसी के दिल पर क्या क़यामत गुजर गई है। अफाफ और इबाद भाई नहीं, नहीं। अफाफ और इबाद भाई नहीं, मेरे खुदा इसे मुझे दे दे। मैं नहीं जानता मुझे कब मोहब्बत हुई इससे, शायद बचपन से या हर इस पल से, जब जब वो मेरे पास मेरे साथ थी। अब तो इन आती जाती सांसों में बसती है, रगों में खून बनकर दौड़ती है। इसे मुझे दे दें, मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दें। मैं दादों से बात करूंगा, वो ज़रूर मुझे समझेंगे, वो सोच रहा था। हया की सालगिरह थी, इसे हया के लिए गिफ्ट लेना था, इसलिए वो हैदर को बुलाने इसके कमरे में आई, मगर ऊंधे मुंह लेटा हुआ था। वो इसे समझ नहीं आया था कि वो जाग रहा है या सो रहा है। फिर इसे सोता हुआ समझ कर वापस पढ़ने लगी जब इसकी आवाज़ आई थी। क्या काम था ख्वाब? वो वैसे ही लेटे हुए पूछने लगा। तुम्हें कैसे पता मैं हूँ? उसने हैरत से पूछा था। बहुत पहले इन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। वो सीधा हुआ था, उसकी आंखों में देखकर बोला तो वो नज़रें चुरा के इधर उधर देखने लगी। वो इसकी आंखों में नहीं देखती थी। इसे लगता था कहीं वो इसकी आंखों में वो राज ना पड़ ले जो वो सब छुपा रही थी, इससे छुपा रही थी। दूसरी तरफ वो चाहता था कि एक बार सही सही वो इसकी आंखों में देखे, इसके दिल में इसके लिए कितनी मोहब्बत है महसूस करे। हैदर मेरे साथ बाजार चलोगे? मुझे हया भाभी के लिए गिफ्ट लेना है। वो अपना भेद खुल जाने के डर से जल्दी से पूछने लगी थी। हाँ चलो, मुझे भी कुछ काम है, साथ चलते हैं, वो सर झटक कर उठते हुए बोला। हैदर देखो ये कैसा है? वो एक शो पीस लिए हैदर की तरफ पलटी तो किसी से बहुत ज़ोर से इसका टकराव हुआ था। हाथ में पकड़ा हुआ शो पीस नीचे गिरकर टूट गया था। हैदर अपनी ही सोचों से ज़रा दूरी पर खड़ा था।
सामने वाले का भी नुकसान हुआ था, मगर वो बदतमीजी पे उतर आया था। अंधी हो या चलने की तमीज़ नहीं है? जब चलने की तमीज़ नहीं है तो घर बैठा करे। वो बदतमीजी से बोला, देखिए आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते और मुझे तमीज़ सिखा रहे हैं जब आप खुद बात करने की तमीज़ नहीं। वो मध्यम लहजे में डरते हुए बोले, मेरा इतना नुकसान कर दिया मोटी कहीं की। वो फिर से बदतमीजी पे उतर आया, नुकसान मेरा भी हुआ मगर आपकी तरह बदतमीजी नहीं कर सकती। वो बोली तो वो गुस्से से खोल कर रह गया, मेरे सामने ज़्यादा ज़बान मत चलाना। वो इस पर हाथ उठाते हुए बोला। हैदर इसका हाथ उठते देखकर वो आंखें बंद करके जोर से चीखी थी। इससे पहले कि उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता, हैदर इसका हाथ पकड़ कर उसे पीछे धकेला था और फिर आफाफ को देखा जो धीरे से आंखें खोलकर इसे देखने लगी। मैं यही हूँ, तुम डरो मत, मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें छू भी नहीं सकता। ऐसे नरमी से कहते हुए इसे अपने पीछे किया था। आफाफ इसे देखकर रिलैक्स हुई थी, मगर इसका गुस्सा वो जानती थी, इससे खौफ आया था। हैदर प्लीज चलो यहाँ से। आफाफ ने इसे रोकने की कोशिश की थी, मगर उसकी बात अनसुनी कर गया था। वो इस अनजान शख्स की तरफ पलटा था, गुस्से से दिमाग की रगें तन गई थी। सामने वाला इसका चेहरा देखकर एक पल के लिए घबरा गया था। हैदर ने इसके मुंह पर एक मुक्का जड़ा था, क्योंकि बात यहाँ बहस करने की गुंजाइश ही नहीं थी। वो इसकी मोहब्बत तो थी, इसके साथ 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 इसके घर की इज्जत भी थी। इस शख्स की हिम्मत भी कैसे हुई इसके साथ बुरा सलूक करने की। मुक्का इतने जोर से पड़ा था कि लड़खड़ाकर पीछे हुआ था। हैदर इसका गिरेबान पकड़ के इसके मुंह पर कई मुझसे मुक्के बरसाए थे। वो बेहाल हुआ था। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और इस जनूनी रूम में देखकर आफाफ चीखी थी, हैदर प्लीज छोड़ दो, तुम चलो जाने दो इसे। वो इसका हाथ पकड़कर बोली थी, आफाफ हाथ छोड़ो मेरा। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? वो गुस्से से बोला, हैदर प्लीज चलो यहाँ से, मेरी खातिर से छोड़ दो प्लीज हैदर, चलो यहाँ से। वो इल्तिजा करते हुए बोली। एक पल में वो ढीला पड़ा था। इसने इस शख्स को दूर धकेला था और फिर अपने बालों में हाथ फेरता और कनपट्टी मसलता हुआ खुद नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा था। फिर इसने जेब से कई नोट निकाल कर इसकी जेब में रखे थे, जो इसके नुकसान की भरपाई के लिए थे, और आफाफ का हाथ थामकर वहां से निकलता चला गया। गाड़ी के पास आकर इसने इसका हाथ छोड़कर इसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला था। आफाफ जल्दी से बैठ गई थी। दरवाजा बंद करके वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी, जिसे हैदर की आवाज़ ने तोड़ा था। तुम ठीक हो? इसने पूछा था, जिसके जवाब में इसने सिर्फ सर हिलाया था। कुछ भी हुआ इसका जिक्र घर में किसी से भी मत करना। वो इसकी तरफ देखकर बोला, ठीक है। इसने सर हिलाया। हैदर तुम इतना गुस्सा मत किया करो, जब तुम ऐसे गुस्सा करते हो तो मुझे तुमसे डर लगने लगता है। आफाफ आस्था से बोली, तुम्हें जब कोई तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचता है भी तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता। और इसने गुस्से से मुट्ठी बींच कर स्टीयरिंग पर मारी थी और आफाफ को लगा था इस दुनिया में किसी के लिए वो बहुत अहम है। खैर छोड़ो, मैं तुम पर तो गुस्सा नहीं करता, फिर क्यों डरती है? वो हल्का सा मुस्कुराया, पता नहीं है, मगर तुम किसी पर भी गुस्सा मत किया करो। उसने कहा, ठीक है, नहीं करूँगा बस। वो इसका चेहरा देखकर बोला। दो दिन बाद हीरा 2 दिन बाद हया की सालगिरह थी और इसी दिन इसकी मंगनी की तकरीब भी रखी गई थी, जिसकी वजह से दोनों ममानी इसकी तैयारी में मसरूफ थी। यह आफाफ की फूफो के घर का मंजर था। वो अपने बेटे की इससे शादी करने के लिए राजी कर रही थी। देख उसामा, आफाफ बहुत अच्छी लड़की है, ज़रा सी मोटी है तो क्या हुआ? वो समझाते हुए बोली, अम्मा मुझे से आपको क्या दुश्मनी है? क्यों मेरे पीछे पड़ गई है? मैं इस मोटी से शादी नहीं करूंगा। इसने कहा, मुझसे ऊंची आवाज़ में बात मत करना, और ये मेरा फैसला है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अम्मा मुझे ये बताएं कि आखिर आप इस रिश्ते के पीछे क्यों पड़ी हैं? दुनिया की सारी लड़कियां मर गई हैं क्या जो मैं इस लड़की से शादी करूंगा? वो झंझलाकर बोला, मेरी बात सुन उसामा, तुम्हें पता है बाबर भाई की कितनी प्रॉपर्टी है जो सब आफाफ के नाम है? वो करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस, और इसका नाना एक अमीर खानदान से है। अगर आफाफ से तुम्हारी शादी होगी तो हम दोनों ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर मैं अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी। वो इसे अपना असल मकसद बताती हुई बोली, अम्मा आखिर आप मुझसे चाहती क्या? वो फिर से झंझलाया था, बस यही कि तुम आफाफ से शादी कर लो। जब तक इसको अपने साथ रखना हो तब तक रखना, बाद में वो कोने में किसी बेकार सामान की तरह पड़ी रहेगी। कमीनापन इनकी बातों से झलक रहा था। जब इसे आपको और अपने साथ रखना था तब आपने मुंह फेर लिया, और अब आप क्या उम्मीद रखती हैं कि आप वहां जाएंगे और वो खुशी खुशी हाँ कर देंगे वो और इसे आपको सौंप देंगे? वो तंज़ी अंदाज में बोला, इसके लिए भी मेरे पास एक तकरीब है, तुम बस एक बस मेरे कहे पर अमल करते रहो। वो इसे अपना मंसूबा बताने लगी। अम्मा एक बार और सोच लें, अगर इन सबको आपके इरादों का पता चल गया तो? इसने सोचकर बोला, ऐसी मनहूस बातें मेरे सामने मत करो। और तुम ये क्यों भूल जाती हो कि वो हमारे खानदान का हिस्सा है, हमारा खून है, हमारे भाई की निशानी है। इसे तो हर हाल में इसी घर आना है। तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। और ये देखो इसकी तस्वीर। वो इसे मोबाइल फ़ोन में इसकी तस्वीर दिखाने लगी, और तस्वीर देखकर वो हैरान रह गया था। ये तो वही लड़की थी जिसकी वजह से इसकी इस दिन इतनी बेइज्जती हुई थी। पहले तो वो खुद इसे शादी के लिए राजी नहीं था, लेकिन आफाफ की तस्वीर देखने के बाद इसने फैसला कर लिया था कि वो इससे शादी ही करेगा।
और फिर हैदर और इससे अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। हैदर का जुनूनी रूप, इसकी आंखों में कुछ ऐसा खास था जो सिर्फ आफाफ के लिए था। वो कुछ सोचते हुए मुस्कुरा दिया। अब तो बस तमाशा देखना है, वो उसकी तस्वीर देखते हुए बोला। वो आज शॉपिंग के लिए आई थी, दोनों ममानी के साथ थी। छोटी और बड़ी ममानी हया के लिए ड्रेसेस देख रही थी। वो अपने लिए पीच कलर का एक लहंगा निकाल कर इन दोनों की तरफ मुड़ी थी। ममानी देखेंगे कैसा लग रहा है, इसने कहा था। तुम्हारे हाथ ने इसे छुआ है तो ये खूबसूरत लग रहा है। वाह, आवाज़ पे से सर उठाया। वहाँ उसामा खड़ा था। एक पल को वो खामोश रह गई और इससे इस दिन का वाकई याद आया तो मुंह फेर कर ममानी को देखने लगी जो एक दूसरी शॉप पर जा रही थी। तो वो इस ड्रेस को वहीं रख कर आगे बढ़ने लगी थी जब ही इसकी आवाज़ ने इसे रुकने पर मजबूर कर दिया था। सुनो, ये रंग तुम पर बहुत सूट करेगा। वो इस ड्रेस को हाथ में लेकर देखते हुए कहने लगा। आप अपनी हद में रहें, आप होते कौन है मुझसे इस तरह की बातें करने वाले? वो गुस्से से बोली। मेरा तुम्हारा एक रिश्ता है और इसी हक से मैं ये चाहता हूँ तुम इसी ड्रेस में मेरे नाम की अंगूठी पहनो। वो इसके करीब आते हुए बोला। क्या बकवास है, ये पागल है, आप होते कौन है मुझ पर हक जताने वाले? वो गुस्से से बोली। इसके इंकशाफ से वो एक पल को परेशान हुई थी। तुम शायद इस बात से अनजान हो कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता बचपन में तय हो गया था और इसी बुनियाद पर मैं तुम पर हक जता रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और मेरी बात हमेशा अपने ज़हन में रखना, तुम सिर्फ मेरी हो और आइंदा मुझसे इस लहजे में माँ बात मत करना। बहुत जल्द मेरी अम्मा इस रिश्ते को पक्का करने तुम्हारे घर आएंगी। वो धोन से बोलता इस पर झूठी बातों के जाल बुन रहा था। जिस रिश्ते की बात आप कर रहे हैं इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर ऐसा होता तो नानो ने मुझे बताया होता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है, वो यकीन से बोली। किससे गलतफहमी हुई है ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश थी, मगर मुझे लगता है तुम्हें इनकी ख्वाहिशात से कोई सरोकार नहीं। वो इसे सोचने में उलझा कर वहां से चला गया था। इसे परेशान देखकर इसे खुशी हुई थी। अभी तो शुरुआत है, आगे तुम दोनों ने बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। वो जैसे दूर जाता हुआ कमीनगी से बोला था। वो प्रशांत से कमरे में ठहर रही थी जब इसे ग्लास विंडो के पार इसके घर के सामने वो कार से टेक लगाए हुए दिखाई दिया था। इसे देखकर इसने हाथ लाया था। वो सराह से पीछे हटी थी। थोड़ी देर बाद देखा तो वो वहां नहीं था। वो कमरे से निकल कर नीचे आई थी। घर में कोई नहीं था। नानो अपने कमरे में सो रहे थे। वो बाहर लॉन में आकर बैठ गई थी। अफा बेटा, ये आपके लिए आया है। वो लॉन में बैठी थी जब चौकीदार ने एक कोरियर का बॉक्स लाकर इसे थमाया। शुक्रिया खान बाबा, मुस्कुरा कर कहते हुए बॉक्स को देखने लगी थी। पार्सल भेजने वाले का नाम मौजूद ना था। वो कुछ हैरान हुई थी। उसने पार्सल खोलकर देखा था तो इसके अंदर एक चिट थी जिस पर खूबसूरत हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर वो फौरन अपने कमरे की जानिब भागी थी। वो जब कमरे में आई तो एक खूबसूरत बुके और खूबसूरत से पैक किया हुआ गिफ्ट इसके बेड पर रखा हुआ था। वाह, कितना प्यारा है, पर मुझे कौन गिफ्ट भेजेगा? खुद से सवाल करते उसने बुके उठाकर देखा। फिर वो गिफ्ट खोलने लगी थी। जब इसने गिफ्ट खोला तो फ्रीज होकर रह गई थी। बॉक्स में खूबसूरत सी डायमंड रिंग मौजूद थी और साथ ही एक गिफ्ट भी था जिस जैसे इसने अभी खोल कर नहीं देखा था, क्योंकि पास एक चिट थी जिस पर लिखा था। मैं चाहता हूँ कल के फंक्शन में तुम ये ड्रेस पहनो। मेरी पसंद तुम्हें पसंद तो आएगी ना? और जब मेरी तैयार होकर आओ तो ये अंगूठी भी लेती आना। मैं कल इसे सबके सामने तुम्हें पहनाऊंगा। मैं जल्दी तुम्हें अपना बना लूंगा। हमेशा से तुम्हारा। चिट पर लिखे अल्फाज इसकी धड़कन तेज कर दी थी। कौन भेज सकता है ये गिफ्ट मुझे, इसने सोचा था। और पहला ख्याल जो इससे आया था वो हैदर का था, लेकिन वो फौरन नफी में गर्दन हिलाने लगी थी। नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, पागल हो गई हूँ। हैदर मुझे गिफ्ट क्यों भेजेगा? इसने पहले कभी ऐसा नहीं किया। वो खुद को मलामत करती हुई दूसरा गिफ्ट खोलने लगी थी। गिफ्ट खोलते ही वो फिर से साकत रह गई थी, क्योंकि इसमें ही वही लहंगा था जो उसने शो में पसंद किया था। इसकी नज़र के सामने अब कुछ देर पहले का मंजर लहराया जब उसामा गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। इस पर नज़र पड़ते ही वो हाथ लाने लगा था। तो क्या इसके घर तक पहुंच चुका था? घर क्या, इसके कमरे तक? इसने इस लहंगे के लिए जोर जोर दिया था तो इसे छोड़कर आई थी, वरना कितना पसंद था इससे ये। सुनो, ये रंग तुम पर बहुत सूट करेगा। मैं चाहता हूँ तुम इसी ड्रेस पे मेरे नाम की अंगूठी पहनो। इसकी बातें याद करने पर इसने खूबसूरत चेहरे पर नागवारी से मिटाई थी। पल भर में से यकीन हो चला था कि ये सब तोहफे इसने ही भेजे। इसने जल्दी से वो सामान को शॉपर में डालकर एक तरफ रखा था कि वो सुबह से किसी जरूरतमंद को दे देगी। सुबह से वो ममानी के साथ काम में लगी हुई थी। इसे वक्त ही नहीं मिला इसे शॉपर को बाहर ले जाने का। अब वो हया के घर जाने की तैयार हो रही थी और हैदर जो बहुत बेचैनी से इसका इंतजार कर रहा था वो इसका दिया हुआ ड्रेस पहनकर मंगनी में जाए। इसे दूसरी ड्रेस में देख इसका दिल बुरी तरह टूटा था। आफाफ इसका दिया हुआ ड्रेस नहीं पहनना था तो क्या वो इसकी मोहब्बत को कबूल नहीं कर पाई थी? इसने सोचा था कि वो फंक्शन के बाद दादू और मामा से बात करेगा, इनसे हमेशा के लिए आफाफ को मांग लेगा। ये सोचकर इसने खुद को तसल्ली दी थी। हैदर जो दादू से बात करने का इरादा रखता था, इसे आरिफिन खान ने जरूरी काम से 2 दिन के लिए दूसरे शहर भेजा हुआ था, इसलिए इसकी दादू से बात नहीं हो पाई थी।
दादों के बुलाने पर आफाफ बाहर आई तो पुप्पो के साथ उसामा को देख इसकी जान लबों पर आई थी, तो वो अपने वादे के मुताबिक इसके घर अपनी माँ को लेकर पहुंच गया था। और वो हैरान थी कि ये इसके पुप्पो का बेटा है। और इधर इसके जाने के बाद नूरी बेगम ने अपने बेटे के साथ इनके घर मौजूद थी। इधर उधर की बातें करने के बाद वो अपने मकसद पर आई थी जिसके लिए वो आज इनके घर आई थी। बाबा, जैसे आप हिना के बाबा हैं वैसे ही मेरे बाबा है, मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ, अपनी बेटी को इनकार मत कीजिएगा। मैं आज आपसे अपने बेटे के लिए ख्वाब को मांगने आई हूँ। वो बड़ी चाह से बोली। उनकी बात सुनकर ख्वाब को छोड़कर वहां बैठे सभी लोग हैरान हुए थे। ये कोई अनोखी बात नहीं थी, मगर जाने क्यों इन सब को इनसे ये उम्मीद नहीं थी। आफाफ इस सोच में डूबी थी कि क्या उसामा सही कह रहा था। तो वो एकदम दम बिल्कुल गुमसुम होकर रह गई थी। इसके अंदर डर बैठ गया था कि अब क्या होगा। और उसामा हफाफ की सूरत देख कर दिल दिल में खुश हुआ था, मगर वो खासा बदमज़ा भी हुआ था क्योंकि वहां पर हैदर नहीं था और इसे इसकी उड़ी रंगत देखनी थी, हारते हुए देखना था। आपने जवाब नहीं दिया, नूरी बेगम ने रहमान साहब को मुखातिब किया। जब थोड़ी देर तक वो बोले नहीं। अगर आपको इस बात का डर है कि हम आफाफ के साथ बुरा सलूक करेंगे तो आप बेफिक्र रहें। हम इसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, बल्कि ये मेरी बेटी है, ये मेरे भाई की आखिरी निशानी है, हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे। वो उठकर आफाफ के करीब बैठकर आंखों में आंसू लाते हुए कमाल की अदाकारी करते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं, हम सोच कर जवाब देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। उन्होंने बात को टालना चाहा था। कोई भी फैसला करने से पहले ये बात ज़हन में रखिएगा, बाबा की मेरी भाई की आखिरी ख्वाहिश है। वो चाहता था कि इसकी बेटी मेरे घर आए। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये देखिए इसके हाथ का लिखा हुआ लेटर जिसमें इसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। बाकी आपकी मर्जी, अल्लाह मेरे भाई को जन्नत नसीब करे, आमीन। उन्होंने पूरी तरह से घेरा घेरा था इन्हें। फिर भी हम आपको 1-2 दिन तक जवाब दे देंगे, रहमान साहब ने कहते हुए इनके एक नज़र इनके बेटे पर डाली, जो काफ़ी अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था। इसमें कोई कमी नज़र नहीं आती थी इसमें, मगर फिर भी जो कुछ था जो इन्हें इत्मीनान से फैसला नहीं करने दे रहा था। फूफा के जाने के बाद वो लेटर लेकर कमरे में चली आई थी और फिर अलमारी से एक डायरी निकाल कर इससे एक दूसरे से मिला रही थी। और वो पर लिखी लिखावट से इस लेटर की लिखावट मिलाने लगी, जो कि पूरी तरह डायरी को सीने से लगाए रोने लगी थी। ये इसके बाबा की डायरी थी। और फिर 2 दिन तक नूरी बेगम ने फ़ोन करके इनकी मर्जी जानने की कोशिश की और ये भी कहा कि इनके बेटी की ख्वाहिश ये है कि वो पसंद करता है इसे, जिसे सुनकर उन्होंने कोई फैसला करने का सोचा, मगर इसके लिए फाफ की मर्जी जाना बहुत ज़रूरी थी इनके लिए। वो दोपहर में वापस लौटा था फ्रेश होकर। जो वो सोया तो रात के खाने के वक्त उठा था। खाने की मेज़ पर गैर मामूली सी खामोशी महसूस हुई थी इसे। अफाफ जो इतनी देर से बराए नाम खाना खा रही थी, इसके देखने पर वहां से उठकर चली गई थी। इस वक्त इस शख्स की आंखों में देखना इसके लिए कितना मुश्किल तरीन काम था। इसके उठने के बाद ही रहमान साहब और बाकी सब भी खाना ख़त्म करके उठ गए थे। अब मेज़ पर सिर्फ हैदर और इसकी बड़ी मामा मौजूद थी। बाबा जान तो अभी से उदास हो गए हैं, जब अफाफ इस घर से चली जाएगी तो पता नहीं क्या होगा इनका। बड़ी मामा के कहने पर वो पल भर को साकत रह गया था। क्या कह रही हैं आप बड़ी मामा, इसने धड़कते दिल के साथ पूछा था। अरे तुम्हें नहीं पता, बाबा जान ने बताते भी कैसे, तुम तो थे ही नहीं यहाँ। मगर अभी कुछ तय नहीं हुआ। आफाफ की फूफो अपने बेटे के लिए इसका हाथ मांगने आई थी। इनकी बात ने इसे हिला दिया था। पानी का गिलास इसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा था। क्या हुआ, उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, बड़ी मामा गलती से गिर गया, वो खुद को संभालते हुए बोला। तुम हटो, मैं साफ करती हूँ। तुम्हें चोट तो नहीं आई, उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ, वो जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोला, जबकि इसके इर्द गिर्द सब कुछ टूटता हुआ नजर आ रहा था। मैं दादू से बात करूंगा, अपनी चाहत बताऊंगा इन्हें, वो मेरे हक में फैसला जरूर देंगे। मैं इनका बेटा हूँ। कहते हुए वो दादू के कमरे की तरफ गया था जहाँ आफाफ पहले से मौजूद थी। वो कमरे की दहलीज पर ही रुक गया था। रात के खाने के बाद रहमान खान अपने कमरे में बैठे हुए इसी रिश्ते के बारे में सोच रहे थे जब वो दूध का गिलास लेकर इनके कमरे में आई थी। उनकी नज़र अफाफ पर ठहर गई थी। क्या मुझे सामा के लिए हाँ कर देनी चाहिए, लेकिन अफाफ क्या सोचती है इस बारे में मुझे इससे पूछना होगा। वो पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मारा इस रिश्ते पर। इनकी नज़रें मुसलसल अफाफ पर टिकी हुई थी। ऐ मेरे रब, मेरी बच्ची के हक में बेहतरीन फैसला फरमा और हमें सही फैसले लेने में मदद कर मेरे मौला। उन्होंने रब से फरियाद की थी। क्या हुआ नानो, मुसलसल सोचों में डूबा देखकर अफाफ ने सवाल किया था। यहाँ आओ मेरे पास अफाफ, उन्होंने इसे अपने पास बुलाया। तुम खुश हो तो हो ना मेरे बच्चे, मैंने देखा है जब से ये रिश्ते की बात चली है मेरा बच्चा खामोश होकर रह गया है। इसकी मुस्कुराहट कहीं गुम हो गई। उन्होंने प्यार से कहा। खुशी का तो नहीं पता नानो, लेकिन मेरे अंदर बहुत खामोशी है। इसने कहा। अफा, मेरे बच्चे तो देखो, अगर तुम इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो तो हम इन लोगों को इनकार कर देते हैं। उन्होंने कहा। नहीं नानो, आप इन्हें इनकार मत करिएगा, ये मेरे मामा बाबा की आखिरी ख्वाहिश है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। उसने कहा। लेकिन बच्चे, वो झूठ भी तो बोल सकती है। उन्होंने कहा। लेकिन नानो, शायद वो सच बोल रही हो। नानो, मेरे पास मेरे मामा पापा की बहुत धुंधली सी यादें हैं। अगर उन्होंने मेरे लिए कोई फैसला लिया था तो मैं ज़रूर इसको मानूंगी। अगर वो मेरे साथ होते तो भी तो मैं इनका फैसला मानती, मैं इनकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूंगी। अगर मैंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो ज़िंदगी भर मैं अपने आप से नज़र नहीं मिला सकूंगी।
मेरे वालिदैन की एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई, आप फ़िक्र ना करें, सब ठीक होगा नानो, शायद यही मेरी किस्मत हो। इसने अपनी सोच इनके सामने रखी। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छा करे मेरे बच्चे, तुम्हें सारी खुशियाँ दे, उन्होंने इसके सर पर हाथ रख कर कहा था। और इन दोनों की बातें सुनकर वो वहीं से वापस पलट गया था। अब कहने सुनने को क्या बचा था, वो तो पहले ही फैसला करके बैठी थी। अगर वो इससे ज़ोर ज़बरदस्ती से या अपनी मोहब्बत का इजहार करके इसे अपना बना भी लेता तो वो इसकी नहीं रहती, सारी ज़िंदगी गिल्ट में गुजार देती, इसे सारी ज़िंदगी पछतावा रहता। इसने इनकी बात ना मानकर गलत किया। वो इसकी अपने वालिदैन के लिए मोहब्बत को अच्छी तरह जानता था, और इसे महसूस हुआ था कि किसी को अच्छी तरह से जानना भी एक मुसीबत है। इसने अपने कदम वापस मोड़ लिए थे। नाना के सामने से इसने हाँ कर दी, लेकिन इसका दिल बेचैन था। इसकी आंखों से नमी गालों पर फिसल रही थी और इसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसने बेड से उठकर अलमारी खोली और एक बॉक्स निकाला जिसमें वो तोहफे और कार्ड थे जो हैदर ने इसे बचपन में दिए थे। इसने जिससे इसने किसी कीमती खजाने की तरह संभाल कर रखे थे। उस सामान को निकाल कर देखती हुई वो फुट फुट कर रोती थी। तो ये तय हुआ हैदर कि तुम मेरी किस्मत में नहीं थे। वो कार्ड खोलते हुए बोली, क्या मेरी मोहब्बत इतनी बेसर थी कि तुम्हारे दिल तक पहुंच ही नहीं सकी फाफ, कि एक बार मेरे बारे में सोचती। वो जेर से आंखें मूंद कर बोला, आज मैंने तुम्हें खो दिया हैदर। वो सारी चीज़ों को समेटते हुए बोली, नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ। वो अगर मेरी मोहब्बत को महसूस करती तो मेरे भेजे हुए तोहफे को रिजेक्ट ना करती, मेरी खुशी ख्वाहिश का मान रखती, लेकिन मैंने कभी इस पर जाहिर ही नहीं किया कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। इसने अजीज से कहते हुए सारे कमरे की चीज़ें उलट पुलट कर दी। मेरी मोहब्बत एक तरफा है। इसने तो कभी किसी लम्हे ऐसा कोई तासिरा या इजहार नहीं किया था। वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो इन सारी चीज़ों को रखते हुए बोली, तुम्हें कभी मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नज़र नहीं है। कभी कोई एक लम्हा मैंने कभी इसलिए अपनी मोहब्बत नहीं जताई कि एक बार तुम्हें अपना बना लूंगा फिर इजहार करूंगा। इसने सर हाथों में गिरा लिया था। वो दोनों जिस मोहब्बत को सबसे छुपा कर बैठे थे, जिसका एहसास उन्होंने खुद तो किया था पर किसी को होने नहीं दिया था, इस मोहब्बत को दिल के किसी कोने में छुपा लिया था। इससे आज इसी मोहब्बत की वजह से वो दोनों टूट के बिखरे थे। न जाने कितनी देर वो आंसू बहाती रही थी। फिर इसने अपने आप को संभालने की कोशिश की थी, मगर आंसू रुकने की बजाय बहते जा रहे थे। उसने सख्ती से आंखें मींच ली थी। एक दूसरे की मुस्कुराहट देखकर जिनका दिल धड़कता था, एक दूसरे का ख्याल रखती मोहब्बत का सफ़र तय करके दो तरफा मोहब्बत के हामिल फर्द आज अपनी मोहब्बत को एक तरफा समझकर टूट कर बिखरे थे। अब कि हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। वो आज वो और फिर वो दिन भी आया कि रहमान साहब ने नूरी बेगम को इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। उन्होंने मंगनी का शोर मचा दिया था और फिर एक हफ्ते के अंदर मंगनी की रस्म होनी थी, जिसकी तैयारी जोरों शोर से जारी थी। इस सब में ज़मीन बहुत खुश थी। इसके रास्ते का कांटा खुद ही रास्ते से हट गया था। वो भी इसकी मंगनी की तैयारी में मदद कर रही थी। और हैदर तो सुबह गया आधी रात को घर में घुसता था। इसकी सूरत देखकर वो कमज़ोर ना पड़ जाए, सारा सारा दिन सड़कों पर गाड़ी लिए फिरता रहता था। और आफाफ ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। हैदर ने इसके सामने आना छोड़ दिया था। इसने भी सब्र कर लिया था कि अब तो वैसे भी जुदा होना था, यही इनके लिए बेहतर था। आज वो सामा के साथ नूरी बेगम की ज़बरदस्ती पर शॉपिंग करनी आई थी, मगर इसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उसामा को इससे अपने साथ लेकर चलने में शर्म महसूस हो रही थी। एक खूबसूरत बंदे का यूं एक मोटी लड़की के साथ घूमना वो इसके साथ नहीं जच रही थी। फिर इसने खुद ही जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें लेकर शॉपिंग ख़त्म की थी। अफाफ को वैसे ही दिलचस्पी नहीं थी। सवाए कोई बात नहीं कोई बात नहीं बिगड़ी इनके बीच। वापसी पर इसे घर छोड़ने की बजाय अपने घर ले आया था। घर आकर पता चला कि नूरी बेगम घर पर नहीं है, तो आफाफ ने इसे घर छोड़कर आने को कहा। तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो कहकर कमरे में चला गया। उसने जल्दी से रहमान साहब को फ़ोन किया कि वो इसे किसी से बुलवा ले। हैदर कहाँ हो? उसके फ़ोन उठाते ही रहमान साहब बोले, दादो मैं काम से आया था। और इसने झूठा बहाना बनाया, तो मुझे मालूम है तुम्हारे सारे काम, तुम घर आओ, तुम्हारी खबर लेता हूँ। पहले जाओ फाफ को इसके पप्पो के घर से लेकर आओ, सारा दिन घर से गायब रहते हो। वो इसे डांट कर बोले, आप किसी और को भेज दे। इसने इनकार किया, मैंने जो कहा है करो और जल्दी घर पहुंचो। उन्होंने कहकर फ़ोन बंद कर दिया और वो कितनी देर खुद को इसके सामने ले जाने के लिए तैयार करने लगा। इसे किसी और के साथ देखना इसके लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। वो नानो को फ़ोन करने के बाद वो उठी थी, ये सोच कर के बाहर इंतज़ार कर लेगी। जैसे ही वो उठकर आगे बढ़ी थी, सामने से टकराई उसामा से टकराई थी और इसने इसे थामा था। अचानक ही इसके सर पर शैतान सवार हुआ था और इसने इसके चेहरे पर नजर डाली थी। वो खूबसूरत सी डरी हुई लड़की से अपनी जानिब खींच रही थी, जबकि इसकी बदलती नज़रों से वो घबरा गई थी। वो अपना हाथ इसके चेहरे के करीब लाया था, इसके चेहरे को छूना चाहता था। हाथ मत लगाना, मुझे मुझे घर जाना है। वो खौफ से बोली, प्लीज़ अल्लाह जी किसी को भेज दे, मुझे यहाँ से ले जाए। हैदर प्लीज़ मुझे ले जाओ यहाँ से। वो इसकी बदलती नज़रों इसकी हरकत से परेशान बेबसी से सोच रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो सराज से पीछे हटा था और नूरी बेगम के पीछे हैदर को देखकर फाफ ने सुक्का सांस लिया था। और वहीं हैदर का दिल इन दोनों को पास खड़े देखकर कट कर रह गया था। उसामा ने हैदर का दिल दुखाने के लिए फाफ के गिर्द खसार बनाना चाहा, जिससे जब ही वो इसके पास से चलती हुई हैदर के पास आकर रुकी थी और इसका हाथ थाम कर बोली थी,
हैदर जल्दी चलो यहाँ से, मुझे नानो के पास जाना है। इसकी इस हरकत पर उसामा जलकर रह गया था। वो जो इसको नीचा दिखाना चाहता था, इसे जलाना चाहता था, खुद ही जलकर रह गया था और हैदर हैरान से इसे देख रहा था। ये एक बेख्तियारी अमल था जिसे वो अपने खौफ के ज़रिए से कर गई थी। वो हैरान सा इसे देख रहा था, जो इसे थोड़ी सी खौफजदा नजर आई थी। उसने पीछे पलट कर देखा तो दूसरा हैरत का झटका लगा था उसामा को देखकर। तो क्या ये वो शख्स था जिसके साथ इसकी ज़िंदगी जुड़ने वाली थी, और इस दिन की इतनी बदतमीजी के बाद भी वो इस रिश्ते के लिए राजी हो गई थी। वो इसके साथ बाहर आए और दोनों गाड़ी में बैठ गए थे। जब हैदर ने इसे सवाल किया था, तुम जानती हो इसे किस तरह का इंसान है, और फिर भी तुम इस रिश्ते के लिए राजी होगी, इसलिए पूछा था। ऐसा हर बार हो ऐसा हर बार हो जरूरी तो इस दिन जो कुछ भी हुआ इसमें गलती हम दोनों की थी, मगर वो आपे से बाहर हो गया था। हम सिर्फ इसके लिए इससे गलत नहीं ठहरा सकते, इसने गाड़ी के बाहर देखते हुए जवाब दिया। फिर भी तुम कैसे? वो इतना ही बोल पाया था कि वो बोल उठी, इसके सामने बिखरना नहीं चाहती थी। हैदर प्लीज इस बारे में घर में किसी से कुछ मत कहना, पुरानी बात को छोड़ दो, ये मेरे बाबा की ख्वाहिश है, मेरी खातिर कुछ मत कहना। वो जानती थी कि इस बात को लेकर वो नानों के पास जरूर जाएगा और वो परेशान होंगे, इसलिए इसने हैदर को कुछ भी कहने से रोकना चाहा था। और हैदर लब बीच कर इसे देखने लगा था। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता, मगर इसकी वजह से तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू ना आए तो इस पर ज़िंदगी हराम कर दूंगा। मैं कुछ भी नहीं ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता, मगर इसकी वजह से तुम्हारी कभी भी आंखों में आंसू आए तो इस पर ज़िंदगी हराम कर दूंगा। वो गुस्से से बोला और सामने देखकर ड्राइव करने लगा। वो इसके चेहरे को देखने लगी, क्या वो इसके लिए इतनी अहम थी और वो इसके लिए किसी से भी टकरा सकता था। मगर वो शुरू से ही ऐसा था, इसके मामले में इसका ख्याल रखने वाला। इसमें नई बात क्यों तलाश रही हूँ मैं, इसने सोचा था। खानवेला को फूलों और रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया था। तकरीब का इंतजाम लॉन में किया गया था, जहां पर मेहमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। रहमान खान की नवासी की मंगनी थी और उन्होंने जैसे पूरे शहर को बुलाया था। हैदर, जरा ये अंदर लड़कियों से कह दो जाकर, फाफ तैयार हो गई है तो इसे बाहर लिया है, लड़के वाले आगे हैं। बड़ी मामा जल्दबाजी से कहती हुई आगे बढ़ गई। इन्हें किसी से मिलना था, अल्लाह कैसा इम्तिहान है ये, वो बेख्तियार बोल पड़ा था। हैदर, जो कि दादों के डांटने पर रुका हुआ था, इनकी बात सुनकर जेर से मुस्कुराया था। वो जिस लम्हे से बचना चाह रहा था वो खुद चलकर इसके सामने आ गया था। वो खुद एक बार फिर बिखरने के लिए इसके कमरे की जानिब चल पड़ा। वो सुर्ख जोड़ा पहनेगी जिस दिन, एक खलकत उदास होगी इस दिन। सुर रंग के जोड़े में दुल्हन की तरह सजी सवरी उदास चेहरा और वीरान आंखें लिए आईने के सामने खड़ी थी। हैदर ने दरवाजे के दहलीज पर रुककर दरवाजा बचाया। अंदर सारी लड़कियां तैयार त्यार अपनी बातों में मगन थी। दस्तक की आवाज पर से नजर उठाकर आईने में देखा था। इसकी नजरें अपनी अक्स से होती हुई हैदर पर जाकर रुकी थी। वो उसके जानिब नहीं देख रहा था, मगर वो इसे ही देख रही थी। अजीब सी उदासी इसके चेहरे पर रकम थी। ब्लैक शर्ट और पैंट में मलबूस पर पूरे माहौल पर छाया हुआ था। इसके चेहरे से निगाह हट गई थी। इस वक्त हैदर ने खुद को रोकने के बावजूद एक निगाह इस पर डाली थी। इस पर नजर पड़ती वो जैसे पत्थर का हो गया था। वो बिना पलके झपकाए से देख रहा था। दिल में दर्द बढ़ा था। आज वो किसी और की होने जा रही थी। इसे इस तरह किसी और के लिए सजा सवरा देखकर इसके दिल कट कर रह गया था। इसने अपने आप को संभाला था और वहां से चला आया था। थोड़ी ही देर में इसे स्टेज पर लाकर इसके करीब बैठा दिया गया था। जो इधर उधर के देखने में मगन थी, वो स्टेज पर अपने अंदर की टूट फूट से परेशान अपनी वीरान आंखें झुकाए बैठी थी। फिर रस्म शुरू की गई थी और फिर इसके नाम की अंगूठी पहनकर हमेशा के लिए इससे जुड़ गई थी। अपने हाथ में इसके नाम की अंगूठी देखकर इसकी आंख से आंसू निकलकर इसके हाथ पर गिरा था, जिसे उसामा ने देखा था और इसे गुस्सा आया था। इस पर वैसे ही गुस्सा था जब वो इसका हाथ थाम कर इसके घर से आ गई थी। और आज ये आंसू, तुम्हारा वो दोस्त नजर नहीं आ रहा? सुना है मैंने हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारी जिंदगी के इतने अहम मौके पर वो कहाँ गायब है? इसने धीरे से इससे कहा, जिस पर आफाफ ने एक शिकायती नजर इस पर डाली। और वो एक पल के लिए इसके सजे सवरे रूप, इसके सोगार हुस्न को देखकर साकत रह गया था। वो बहुत अच्छी लग रही थी। इसकी नज़र खुद पर टिकी देखकर वो सामने देखने लगी। जब नानों को देखकर इसने उठने का इशारा किया था, जो पहले ही थे, और इसकी भीगी आंखें देखकर इसके पास आए थे और इसके सर पर हाथ रखकर इसे अपने सीने से लगाए रोने लगे थे। आज इन्हें अपनी बेटी की शिद्दत से याद आई थी, और वो जो पहले ही रोने के लिए तैयार बैठी थी, वो बहुत शिद्दत से रोई थी। हर आंख नम थी और इस सारे मंजर को सामा ने बेजारी से देखा था। और हैदर तो इसे देखने के बाद अपने कमरे में बंद था। तुम सामने रहोगी तो मेरा दिल बगावत कर जाएगा। मैं ऐसे तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं दे सकता। अगर मैं यहाँ रहा तो मैं खुद को तुमसे दूर नहीं रख पाऊंगा। तुम हमेशा खुश रहो, ये मेरी दुआ है। अगर तुम खुश रहोगे तो तुम्हें हमेशा के लिए खोकर मुझे कोई मलाल नहीं होगा। मोहब्बत में महबूब की खुशी अहम होती है। जब्त के बाद भी इसकी आंखों से आंसू गिरे थे, और फिर वो इसी रात घर छोड़कर ये बात आबिद के पास दूसरे शहर चला गया था। आबिद किसी वजह से फंक्शन में शामिल नहीं हो पाया था, और हैदर को एक बहाना मिल गया था इसके पास जाने और वहां से राय फरार का। हैदर, तुम
यूं बिना बताए क्यों चले गए बेटा? समीन बेगम ने कहा। मामा इबाद भाई को की तबीयत खराब थी और इनके पास कोई नहीं था तो मैं यहाँ आ गया। बड़ी मामा को मत बताइएगा, वो परेशान हो जाएंगे। उसने कहा, जब रात यहाँ आया था तो इबाद को बहुत तेज बुखार था। तुम कब वापस आओगे हैदर? उन्होंने पूछा। मामा अब आया हूँ तो कुछ दिन तो रहूंगा, फिर मैं अकेला थोड़ी ही रहूंगा। इबाद भाई तो है ना मेरे साथ, इसने कहा। इबाद पहले ही यहाँ से चला गया और अब तुम भी चले गए हो तो ये घर वीरान होकर रह गया। इस घर की रौनक तो तुम हो, तुम लोग हो मेरे बच्चे, और हम लोग तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। उन्होंने उदासी से कहा। आपको क्या लगता है कि मैं आप लोगों के बगैर रह सकता हूँ? देखिए प्लीज़ अभी मुझे रहने दे। जब मेरा दिल यहाँ दिल नहीं लगेगा तो मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन अभी प्लीज़ मुझे कुछ दिन रहने दे। इसने इनको तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है लेकिन जल्दी वापस आने की कोशिश करना। उन्होंने कहा और इससे इबाद से बात करवाने के लिए कहने लगी और वो इसके पास फ़ोन लेकर गया। और फिर इसके कुछ दिन, बहुत सारे दिन गुजर जाने के बाद भी पूरे नहीं हुए और इसी दरमियान में नूरी बेगम के बहुत जोर देने पर अफाफ की शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। नूरी बेगम की तबीयत ख़राब हो गई थी तो सब इन्हें देखने गए थे। अफाफ की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो लोग इसे लेकर नहीं गए थे और इसे अकेला पाकर उसामा अपने गंदे मसूबे लेकर इनके घर आया था। हैदराबाद इसका कंधा कंधा हिलाया था तो माजी से हाल में वापस आया था। हम सब इसे देख आए हैं, तुम भी मिल लो इससे जाकर, इससे बात करने की कोशिश करो। वो बहुत खामोश है, किसी बुत की मानिंद। सबने ही इससे बात करने की कोशिश की लेकिन वो बस खामोश लिट्टी छत को तके जा रही है। तुम इससे बात करके देखो, शायद वो तुमसे बात करे। इबाद ने हैदर से परेशानी से कहा। वो हॉस्पिटल में इस कमरे के बाहर खड़ा था जिसके दरवाजे के पार वो लड़की थी जिसे हैदर ने अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा चाहा था। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही वो आंखें बंद किए लेटी थी। इस पर निगाह पड़ती वो तड़प कर रह गया था। ये इसकी वो आफाफ नहीं थी जिसे वो छोड़कर गया था। वो आस्ते से चलता हुआ इसके नज़दीक आया था, तभी इसके बेजान वजूद में हरकत हुई थी। उसने आंखें खोलकर इसकी तरफ देखा। वो यकटा किसी की तरफ देख रही थी। हैदर इसके लबों से इसका नाम फिसला था। वो जो इसकी सूरत तक रही थी, इसकी आंखें धुंधलाने लगी थी। क्या हालत बना बना ली है तुमने अपनी? आफाफ किसने किया है तुम्हारा ये हाल? इसने आशा से पूछा था। हैदर से तड़प कर बेख्तियारी में इसके सीने लगकर जो रोना शुरू किया था, रोती ही चली गई थी। मुझे बचा लो हैदर, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे यहाँ से कहीं ले चलो, कहीं छुपा दो मुझे। वो हिचकियों से रोते हुए बोलती जा रही थी और वो इसकी हरजानी अंदाज पर शर्दा रह गया था। रिलैक्स अफाफ, कुछ नहीं हुआ, देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास क्या हुआ मुझे बताओ। वो नरमी से इसका सर सलाते हुए पूछ रहा था। मैंने तुम्हें कितनी आवाज़ें दी हैदर, तुम क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है ना इसने मुझे यहाँ मारा, इसने मुझे यहाँ छुआ। इससे इसे नहीं पता था वो क्या बोलती जा रही थी। वो अपने हवासों में ही नहीं थी और बोलते बोलते वो एक बार फिर होश खो चुकी थी। आफाफ की हालत देख के इसने करब से आंखें मींची थी। इसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो अपनी मोहब्बत को इस हालत में देखेगा। इसे लगा था इसकी सांस रुक जाएगी। हैदर ने अपने अंदर उसामा के लिए शदीद नफरत उठती महसूस की थी। उसने कभी किसी से नफरत नहीं की थी लेकिन उसामा से इसे शदीद नफरत महसूस हुई थी। वो शख्स इसे कभी भी पसंद नहीं था। अगर वो अपने इरादों में कामयाब हो जाता तो आफाफ किस तबाही का शिकार होती, इससे आगे वो सोचना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी आफाफ, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे अपने दुख के आगे कुछ समझ नहीं आया, मगर अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और उसामा को इसके किए की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। वो गुस्से से कहता हुआ बाहर निकल आया और फिर डॉक्टर को तला करके वो बाहर निकला था। इसे इस तरह से जाते हुए देखकर इबाद इसके पीछे आया था। कोई तेरा बुरा चाहे बुरा सोचे, इतनी सी बात पर मैं तबाही ना ला दूँ। हैदर हॉस्पिटल से सीधा उसामा के घर आया था और उसामा से बाहर ही मिल गया था। वो कहीं बाहर जा रहा था। इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला ही था जब हैदर ने पीछे से इसकी शर्ट का कॉलर पकड़ के खींचा था। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? इसने इसे खींच कर एक घूंसा मारा था जिसकी वजह से वो नीचे गिरा था। तो उन्हें क्या समझा था कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है जो चाहे इसके साथ सलूक करेगा, मगर एक बात याद रखना, इसके साथ हैदर आरफीन खड़ा है। वो पे दर पे इस पर घूंसों की बरसात कर रहा था। छोड़ दो मुझे, वो नीचे पड़ा गिड़गिड़ाया था, मैं जान से मार दूं। तूने इस पर अपनी गंदी नजर कैसे डाली? वो इसकी पेट और टांगों पर मार रहा था। तभी बाद ने आके से पकड़ा था और सामा की अधमरी हालत में देखकर इसे मारने से रोका था, मगर हैदर ने इसके रुकने से नहीं रुका था। हैदर, बस कर दो, मर जाएगा वो। इबाद ने इसे पकड़कर खींचा था। ये कैसे इतनी घटिया हरकत कर सकता है? इसके साथ इसने मेरी मोहब्बत और हमारे घर की इज्जत पर अपनी गलत निगाह डाली है और इसने अपने गलीज हाथों से इसे छूने की कोशिश की है। मैं कैसे इसे जिंदा छोड़ दूं? अगर दादो वक्त पर नहीं पहुंचते तो आप जानते हैं क्या होता। इसे लगा था कि इसका दिल बंद हो जाएगा और ये अल्फाज अदा करते हुए वो जिस करब से गुजरा था वो ही जानता था। हैदर, हिम्मत करो मेरे भाई, तुम खुद को संभालो तभी इसे संभाल पाओगे। तुमने देखा इसकी क्या हालत है। मेरा भाई इतना कमज़ोर नहीं है, छोड़ दो इसे, इतनी सज़ा काफ़ी है इसकी। वो इसके गले लगकर बोला और वो खींचता हुआ इसे ले जाने लगा जब हैदर जाते हुए इसे लात मारना नहीं भूला था।
वो कब से आंखें बंद की अपनी थोड़ी देर पहले की गई हरकत के बारे में सोचती रही थी। हैदर से की गई एक एक बात याद आ रही थी। वो क्यों अपने आप पर काबू नहीं रख पाई थी। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? मैं हैदर का सामना कैसे करूंगी? वो बोली और आंखों से आंसू निकल कर तकिया भिगो गए थे। थोड़ी देर में रहमान साहब अंदर दाखिल हुए और इसके पास आकर बैठे। वो अभी तक आंखें बंद किए लेटी थी, मगर अब वो रो नहीं रही थी। रहमान साहब ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। उठ जाओ मेरे बेटे, कब तक अपने नानों को इंतजार करवाओगी? बात करो अपने नानों से मेरे बेटे, उन्होंने प्यार से कहा। इनके कहने पर इसने आंखें खोल कर देखा। वो कितने परेशान थे, इसके लिए इनकी आंखों में नमी थी। इस कुर्ता हुआ देख वो हल्का सा मुस्कुराए थे और वो इनकी आंखों से आंसू साफ करके बेख्तियार रोती चली गई थी। और वो इसे सीने से लगाए आंसू बहा रहे थे। बहुत सारा रो लेने के बाद उन्होंने जब इसे चुप करवाया और फिर डॉक्टर इसका चेकअप करने के लिए आया था। इसे शाम में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो लोग इसे घर ले आए थे। इसका हैदर से सामना अभी तक नहीं हुआ था और इसने इसके लिए खुदा का शुक्र अदा किया था। वो इसके सामने नहीं आया था और अब इसे उसामा की हकीकत नानों को बतानी थी। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर कल माइयों की रस्म कर लेंगे। वैसे आज ही करनी थी, मगर अब तुम्हारी तबीयत खराबी की वजह से कल कर लेंगे। नूरी बेगम जो अपने बेटे की हरकत से अनजान थी, वो आफाफ से मिलने आई थी। तब इससे बोली। इस वक्त कमरे में सिर्फ आफ, नूरी बेगम और समीन बेगम मौजूद थी। किन रस्मों की बात कर रही हैं आप? मुझे आपके बेटे से शादी नहीं करनी है। आप मेरे पापा की बहन है। आपको ज़रा ज़रा भी शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए और अपने से झूठ में मेरे बाबा का नाम इस्तेमाल करते हुए? वो इनको रिश्ते से मना करके ज़रा सी शर्म दिलाने की बोली थी, मगर वो नहीं जानती थी कि इनकी अगर ज़रा सी भी शर्म होती तो वैसा काम करती ही क्यों। कैसी बातें कर रही हो बेटा, क्यों नहीं करनी शादी और किस बात की शर्म? वो बजाय मुस्कुराते हुए, मगर इनके लहजे में दबा दबा गुस्सा था। क्योंकि आपका बेटा इस लायक नहीं है कि नहीं है और आपको ज़्यादा प्यार जताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ जानती हूँ। आपका बेटा सारी हकीकत बता चुका है मुझे, आफाफ ने कहा। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? शादी होने वाली है तुम्हारी, इससे इज्जत से बात किया करो। इसकी तुम्हारी कोई गलत तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। उसामा ने मजाक किया होगा। उन्होंने पहले गुस्से से फिर थोड़ा संभल कर कहा। इज्जत तो इनकी की जाती है जो इज्जत के लायक होते हैं। और माफ़ कीजिएगा, आपके बेटे में ऐसी कोई खूबी नहीं है और मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि आप अब तो सब साफ साफ नज़र आ रहा है। आप दोबारा इस घर में कभी मत आइएगा, इसने कहा। ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने जो तुम इतना बोल रही हो? वो भड़क कर बोली। आपके बेटे ने मुझे यह साज दिलाया कि एक लड़की की सूरत और सीरत कोई मायने नहीं रखती, बल्कि इसकी ज़ाहिरी खूबसूरती, इसका खूबसूरत जिस्म मायने रखता है। इसने कहा। मैं इसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि सूरत और सीरत के अलावा भी बहुत कुछ देखा जाता है एक लड़की में। ये क्या है ये किया है आपके बेटे ने? जानवर है वो, एक शैतान नुमा शख्स, और ऐसा इसे आपने बनाया है। काश आपने इसे औरत की इज्जत करना सिखाई होती तो वो मेरे साथ ऐसा नहीं करता। इसने अपने सर से दुपट्टा उतार कर नीचे फेंका था और कंधे से कमीज सरका कर इसके बेटे की करतूत दिखाई थी, जिसे देखकर एक पल के लिए तो वो चकरा कर रह गई थी और कुछ बोल नहीं पाई थी। और समीर बेगम भी हैरान रह गई थी। जाएं यहाँ से और कभी दोबारा मत आइएगा। और ये सोच लेना कि इस एक्सीडेंट में आपके भाई के साथ इनकी बेटी भी मर गई थी। वो कहते हुए रो पड़ी थी और समीर बेगम ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर दुपट्टा डाला था। इसे गले लगाया था। इसके रोने में शिद्दत आई थी। आप अब आप जा सकती हैं, समीर बेगम ने गुस्से से कहा था और वो वहां से निकल गई थी। जो हुआ सो हुआ। अब इसे बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ आफाफ, और खुदा का शुक्र करो कि इसने तुम्हें इस शैतानुमा शख्स से बचाया है और इसके इरादों को नाकाम किया है। समीर बेगम ने इसका सर सलाते हुए कहा था तो इसने आंसू साफ कर लिए थे। नूरी बेगम वापस आई तो इन्हें खबर मिली कि इनका बेटा हॉस्पिटल में है। वो हॉस्पिटल में आई तो इन्हें पता चला कि इसे किसी ने बुरी तरह मारा पीटा है। इसके हाथ पाँव में फ्रैक्चर हुआ था, जिस पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। और थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस इसे गिरफ्तार करने यहाँ पहुंची थी और चोरी करने और भी संगीन इल्जामात के तहत इनके पास इसे गिरफ्तार करने के ऑर्डर थे। और ये सब सुनकर बुरी तरह घबराई थी। और फिर इन्हें पता चला कि ये सब किसने किया है तो वो फौरन खानवेला में रहमान खान के सामने हाजिर हुई थी। दौलत से तो हाथ धो ही चुकी थी, मगर अब वो अपना बेटा नहीं खोना चाहती थी। इन्हें एहसास हुआ था कि इनके झूठ की सज़ा इन्हें मिल गई और उनके बेटे की हरकत पर शर्मिंदा थी। लाख बुराइयां सही, मगर वो कभी ये नहीं चाहती थी कि इनका बेटा इस तरह किसी की इज्जत तो बर्बाद करे। और इस सब में सारा कसूर इनका था। अगर उन्होंने इस सब से वो बातें ना की होती तो शायद इस तरह नहीं करता। मुझे माफ़ कर दे बाबा। आप अपने बेटे से कहें कि ये केस वापस ले ले। हम दोबारा कभी आपको नज़र नहीं आएंगे। मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। इसे लेकर वो रोते हुए बोली। जिस तरह की हरकत तुमने की है और जो झूठ तुमने बोला है, इसके लिए तो मैं अब तुम पर केस करूंगा। तुम्हारे बेटे ने जो हरकत की है वो मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा। रहमान साहब गुस्से से बोले। बाहर से आती हुई आवाज़ों को सुनकर वो बाहर आई थी। इसे देखकर नूरी बेगम की जानिब आई थी। मुझे और मेरे बेटे को माफ़ कर दो फाफ, तुमने बहुत कुछ सहा है, मैं जानती हूँ। हम लालच में अंधे हो गए थे। एक बार अपना दिल बड़ा करके इसे माफ़ कर दो। हम तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे।
मेरे बेटे की हालत बहुत ख़राब है और पुलिस इसे गिरफ्तार करने आई है, थोड़ा सा रहम कर दो हम पर, तुम्हें अपने वालिदैन का वास्ता, अपने नानों से कहो कि मुझे माफ़ कर दे। वो इसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी थी। इसने आगे बढ़कर इनके जुड़े हाथों को थामा था। जाने दे इन्हें नानों, और केस केस वापस ले लें, और आप कभी दोबारा मत यहाँ मत आइएगा, और अपने बेटे को और ज़ात की इज्जत करना सिखाइएगा, ताकि वो दोबारा ऐसी गिरी हुई हरकत ना करे, वरना हाँ लड़की अफाफ नहीं होती। उसने कहा कभी नहीं आऊंगी, वो बोली। पर बेटा, रहमान साहब में कुछ कहना चाहा नहीं। नानो, खुदा बेहतर इंसाफ करने वाला है, वह सब ठीक कर देगा, मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना। कहकर वो चली गई थी तो रहमान साहब ने फ़ोन करके अपना केस वापस लेने को कहा था। ज़मीन अपनी माँ के साथ अपनी खाला के घर आई थी। वो आफाफ को देखने आई थी। कहीं दिल में इसे तजस्सुस था कि रातों रात ऐसा क्या हो गया कि वो हॉस्पिटल पहुंच गई, मगर से कुछ मालूम नहीं हुआ कि क्या हुआ था। अपनी माँ और खाला को बातें करता हुआ देखकर आफाफ के कमरे में आई थी तो वो आंखें बंद किए लेटी थी, शायद सो रही थी। आफाफ ने अपने आप को कमरे तक महदूद कर रखा था। फिर इसे सोता देखकर हैदर से मिलने के लिए आगे बढ़ी। जब इसे चेहरे पे गुस्सा लिए रहमान साहब के कमरे में जाता हुआ देखकर पीछे आई थी। आपने केस क्यों वापस लिया दादो? इसे सवाल किया था। आफाफ ऐसा चाहती थी, उन्होंने नरमी से कहा। इसने कहा, और आपने मान लिया? वो हल्के से तंजिया लहजे में बोला। तंज कर रहे हो दादो पर, और अगर तुमने इसे किसी काबिल छोड़ा होता तो हम इस पर केस करते। इसे आधे मरा कर दिया तुमने, अब क्या करेंगे हम इसके साथ? क्यों मारा? इतनी बेरहमी से उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। इसे हैरत नहीं हुई थी कि इन्हें कहाँ से पता चला। वो जानता था कि बाद ने इन्हें सब बता दिया होगा। मेरा बस चलता तो मैं इसे जान से मार देता। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई ख्वाब पर बुरी नजर रखने की? वो गुस्से से बोला। इसके लिए हम सब है, हम कुछ ना कुछ तो करते ही, मगर तुमने जल्दबाजी दिखाई। क्यों किया ऐसा? और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्या साबित करना चाहते हो? इस रवैये से उन्होंने संजीदगी से इसका चेहरा देखते हुए कहा था। इस हादसे से पहले इसकी जाने वाली फोन कॉल, इसकी बेचैनी, अफाफ के लिए इसकी फिक्र, हॉस्पिटल में इसका रवैया, मंगनी के रोज मंजर से गायब हो जाना, इन्हें सब समझ आ रहा था। मैं जैसे मोहब्बत करता हूँ, वो नजरें झुकाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। अब तो वैसे भी वो बात करने वाला था और ये मौका इसे सही लगा था। तुम जानते हो ना कि तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने पूछा था। जी। इसने इस बात में सरह लाया था। वो तुमसे उम्र में 2 साल बड़ी है, उन्होंने कहा था। जानता हो? उसने हामी भरी। फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से? उन्होंने फिर पूछा था। हाँ, नहीं पड़ता फर्क, मुझे मोहब्बत है मुझे इससे, और ये कोई शरीफ फैसला नहीं, और ना ही इस्लाम में इसकी कोई हैसियत है। और आप तो सब जानते हैं, निकाह में उम्र कैद, रंग, खूबसूरती कोई अहमी नहीं रखती। और जब हमारे आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया था तो इनकी उम्रों में भी बहुत फासला था। तो ये ने कहा, इस बात को ज़ाहिर करता है कि उम्र का फ़र्क कोई मायने नहीं रखता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके मुझसे बड़ा होने पर। इसने इनकी आंखों में देखकर मदम से लहजे में एक एक लफ्ज़ कहा था, और इसकी बात पर मुस्कुराए थे। बेशक हमारे नबी पाक की ज़िंदगी और इनकी सुन्नत हमें ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाती है, और हमें गुमराही और अंधेरे से रोशनी तक का सफ़र करवाती है। काफ़ी तैयारी करके आए हो जिसे तुम मोहब्बत कह रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी तो नहीं? उन्होंने कहा था। आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आता? आपको पहले भी कभी नजर नहीं आया? आपको मेरी आंखों में इसके लिए मोहब्बत नजर नहीं आती? दादो, इसके इसके सवाल अब के इसने सवाल किया था जिसका जवाब वो इस वक्त नहीं देना चाहते थे। मैं अब आपसे बात करूंगा पहले, तभी कोई फैसला करूंगा। अब तुम जाओ, उन्होंने कहा। मगर दादो, इसने कुछ कहना चाहा। मैंने कहा ना जाओ, उन्होंने हुक्मिया लहजे में कहा तो वो ना चाहते हुए भी कमरे से बाहर निकल आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जमीन को देखकर हैदर ने कहा। वो कमरे से जब बाहर आया तो वही सख्ते की हालत में खड़ी थी। हैदर की आवाज़ पर चूंकि तुम हमारी बातें सुन रही थी छुप कर, हैदर ने गुस्से से कहा। एक तो वैसे ही वो सख्त झंझलाया हुआ था कि दादो ने इसे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था। तुम आफाफ से शादी मत करो, इसने कहा। अच्छा, और क्यों नहीं करो? उसने तंज़े लहजे में पूछा। तुम्हारा इसका कोई जोड़ नहीं है, वो तुम्हारे साथ अच्छी नहीं लगेगी। एक से बढ़कर एक मॉडर्न लड़की पड़ी है। तुम्हें तो मेरी तरह की किसी खूबसूरत लड़की से शादी करनी चाहिए। तुम इतने हैंडसम और गुड लुकिंग हो, तुम्हारे साथ अजीब नहीं लगेगी? लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तुम इससे छोटे भी हो। ज़मीन ने एक साथ कई वजह बताई थी। और कुछ कहना है? इसने इसके पूछने पे से नफ़ी में सर हिलाया था। अब मेरी बात गौर से सुनो कि लोग क्या कहते हैं इसकी, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मुझे इसके साथ पर कोई शर्मिंदगी महसूस होगी ना। हम दोनों अजीब लगेंगे। दुनिया में होंगी लाखों मॉडर्न लड़कियां तुम जैसी, मगर मुझे इनसे कोई सरोकार नहीं है। हैदर के दिल में सिर्फ एक लड़की बसती है, और वह आफाफ है। और रही बात खूबसूरती की, तो लोगों ने खूबसूरती को अपने हिसाब से दायरों में कैद कर रखा हुआ है। असल खूबसूरती इंसान के अखलाक और किरदार और इसके दिल के पाक होने में है। और इस लिहाज से आफाफ खूबसूरत तरी लड़की, और मेरी ज़िंदगी में इसके अलावा किसी की गुंजाइश नहीं है। उम्मीद है मेरी बात तो तुम अच्छे से समझ गई हो। इसने दो टोक लहजे में बात ख़त्म की और वहाँ से चला गया। रहमान साहब ने इसकी तेज तेज मेहमान साहब ने इसकी तेज पर दरवाजे की रहमान साहब ने इसके दरवाजे से इसकी बातें सुनी थी, और इन्हें इस पर और इसकी सोच पर फख्र महसूस हुआ था। अफाफ के लिए हैदर से बेहतर कोई नहीं था। अब इन्हें सिर्फ अफाफ से बात करनी थी।
काफ़ी अच्छी खेल खेल लेती हो तुम। एक तरफ उसामा, दूसरी तरफ हैदर वो इसके कमरे में आकर इस पर चीखी थी, ज़बान संभाल कर बात करो ज़मीन। और आपाप ने गुस्से से कहा, अच्छी भली तुम्हारी शादी हो रही थी उसामा से, तो ऐसा क्या हो गया कि अब हैदर तुमसे शादी करना चाहता है? मुझे लगता है तुम्हें देखकर उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है। अब हैदर को तुमसे हमदर्दी का बुखार चढ़ा है, वो गुस्से से बोली। तभी इसकी माँ पीछे से आई थी और इसका हाथ पकड़ कर इसे ले जाने लगी थी। तुम इसके साथ सूर नहीं करती, तुम अपने आप को देखो। और हैदर को खाला जानी भी तुम्हारे जैसी बहू नहीं चाहेंगी। और ये बात मत भूलना कि वो सब हमदर्दी में कर रहा है, तरस खा रहा है तुम पर। वो जाते हुए इसके कानों में जहर डालकर जा रही थी। तुमने हर जगह बेइज्जत करवाना है मुझे, मैं आज ही तुम्हारे बाप से बात करके तुम्हारा बंदोबस्त करवाती हूँ। वो गुस्से से कहती हुई इसे लेकर चली चली गई थी। अगले रोज रात के खाने के बाद रहमान साहब ने आफाफ को बुलाया था बात करने के लिए। नानो, क्या बात करनी है? इसने पूछा। इधर आओ आफाफ, और मेरी बात सुनो। कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी मत करना। उन्होंने इससे बात समझाने की कोशिश की थी। क्या कहना चाह रहे हैं नानो, साफ साफ बताए ना। इसने परेशानी से पूछा। हैदर तुमसे शादी करना चाहता है बेटा, उन्होंने इसे देखते हुए कहा था, जो इनकी बात सुनकर लम्हा भर के लिए साकत रह गई थी। क्या कहा आपने मुझसे नानो? इसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि हैदर इससे शादी के लिए प्रपोजल देगा। हाँ, ये बात सच है, वो इससे मोहब्बत करती, मगर वो तो नहीं करता। वो सिर्फ हमदर्दी में ये सब कर रहा है। जो तुमने सुना है, इनकी नज़र भी अब भी इसके चेहरे पर थी। खुद हैदर ने आपसे ये बात कही है, इसे यकीन नहीं आ रहा था। मैं बताती हूँ अभी इससे। वो गुस्से से उठी थी। अफाफ बेटा, ये कोई गलत बात तो नहीं है। इसने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। नानो इसे समझाने की कोशिश की थी। कैसी बातें करते हैं आप नानो, वो मुझसे छोटा है। वो उठकर सीधे इसके कमरे की तरफ चल दी थी। इसके कमरे के बाहर पहुंचकर इसने जोर से दरवाज़ा बजाया था। थोड़ी देर तक वो दरवाज़ा खुलने का इंतजार करती रही। दरवाज़ा ना खुलने पर इसने दरवाजे का लॉक घुमाया और अंदर आगे कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी और बालकनी में खड़ा कॉफ़ी पी रहा था। उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। तुम इस वक्त जाग रही हो, क्या हुआ? इससे पता था वो ज़रूर आएगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं हूँ? उसने हैरानी से पूछा। बहुत पहले इन कदमों की आहट जान लेते हैं तुझे ए ज़िंदगी, हम दूर से पहचान लेते हैं। हैदर ने इसकी तरफ बिना देखे पहले की तरह शेर पड़ा था तो नज़र चुरा के इधर देखने लगी थी। तुमने बताया नहीं अब तक क्यों जाग रही हो? उसने फिर सवाल दोहराया था। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्यों जाग रही? उसने गुस्से से पूछा। जानता हूँ, मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। दादों से मिलकर आ रही हो। वो गौर से इसका चेहरा देखने लगा। प्लीज़ हैदर, आप जाकर नानो को बता दो कि मैं तुमसे शादी नहीं कर कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। जो तुम सोच रहे हो ये सरासर हमाकत है और कुछ नहीं। वो बेबसी से बोली थी। तुम इसे हमाकत कहती हो? मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। वो इसकी तरफ मुड़ा था। प्लीज़ हैदर, ये कोई मजाक नहीं है, ज़िंदगी भर का फैसला है। इसने इसे जताने की कोशिश की थी। हालांकि इसके दिल ने इसके साथ की ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से की थी कभी, और ये फैसला मैं कर चुका हूँ। अब तुम्हारी बारी। इसने भी अपना फैसले से आगाह किया था। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो फिर बोली थी। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ चाहिए भी नहीं है, उसने मोहब्बत से चोर लहजे में कहा था। उसामा ने जो मेरे साथ किया, इसकी वजह से तुम ये सब कर रहे हो। एक ठुकराई हुई लड़की हूँ मैं। तुम्हें मुझ पर रहम और हमदर्दी आ रही है, यही बात है ना? इसने दिल का गुबार निकाला था। उसामा और ज़मीन की बातें इसके जहन से नहीं निकल रही थी। और फिर हैदर इससे बेहतर शख्सियत का मालिक था। इसे भी तो किसी की चाहत होगी। वो एक अच्छी लड़की को डिजर्व करता है जो इसके साथ अच्छी लगे। जी नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। और इधर मेरी तरफ देखो। तुम्हें लगता है मैं तुम पर तरस खा रहा हूँ? तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आती? बोलो। इसने नजर उठा के इसकी आंखों में देखा। वहां इसे अपना ही अक्स नजर आया था। एक तरफा मोहब्बत हमेशा तकलीफ का बायस बनती है। और मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, और ना ही मुझे मोहब्बत पर यकीन है, कहकर वो नज़र फेर गई थी। एक शख्स तुमसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। इसने शिकवा कर नज़रों से इसे देखा था। जिसको तुम मोहब्बत कह रहे हो वो सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी है। तुम्हें मेरा ख्याल है इसलिए ऐसा सोच रहे हो। तुम मुझसे छोटे हो और तुम्हारे और मेरे दरमियान में एक फ़ासला है। इसने याद दिलाने की कोशिश की थी। सिर्फ 2 साल। और ये कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है। मामा बाबा मेरे मामा मेरे बाबा से 10 साल छोटी हैं। इसने इसकी बात रद्द की थी। वो मर्द हैं। मर्द और औरत के दरमियान में इतना फासला मामूली बात है, लेकिन मर्द और औरत के दरमियान इतना फासला हमारे माशरे में कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ तो 1 महीने या 1 दिन का भी फासला याद रखते हैं लोग। इसने अपना इस ख्याल जाहिर किया। ये कोई शरीफ फैसला नहीं है, फासला नहीं है। इस बात की इजाज़त हमारा मज़हब देता है, जब एक औरत बड़ी उम्र के मर्द को अपना सकती है तो इससे मोहब्बत कर सकती है, तो एक मर्द भी तो ऐसा कर सकता है। इसके पास भी जैसे हर सवाल का जवाब था। तुम समझ नहीं रहे हो, उसने झिझला कर कहा। तो तुम समझा दो ना, जो मैं नहीं समझ रहा। वो इसकी तरफ मुस्कुराहट उछाल कर बोला था। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। उसने इनकार किया था। फैसला दादो करेंगे, और अब तुम चाहो या ना चाहो ये शादी होकर रहेगी, हैदर ने सख्ती से कहा था। ज़रूरी नहीं है कि नानो तुम्हारे हक में फ़ैसला करें। मेरा भी कोई फ़ैसला होगा जिससे सबको मानना होगा। तुम नहीं जानते, तुम पर इस वक्त तो सिर्फ हमदर्दी तारी है और कुछ नहीं। बचपन से लेकर आज तक तुमने मेरा ख्याल रखा है, इसलिए तुम मुझे तकलीफ़ में नहीं दे सकते, इसलिए सब कर रहे हो। प्लीज़ मुझे
प्लीज़ मुझ पर इतने एहसान मत करो, तुम अपनी तरह किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो, वो बेबसी से बोली थी। ये हमदर्दी नहीं, सिर्फ मोहब्बत है, इसका एहसास तुम्हें आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। मेरी मोहब्बत को एहसान का नाम देकर तुम इसकी तौहीन कर रही हो, वो मध्यम लहजे में बोला था। इसे आफाफ की बात ने दुख पहुंचाया था। मोहब्बत हम इसमें मोहब्बत हम में कभी भी नहीं थी। हमारी दोस्ती को तुम मोहब्बत का नाम नहीं दे सकते। मैंने कभी महसूस नहीं की तुम्हारी मोहब्बत, वो कमज़ोर सी दलील देकर बोली थी। हमारे बीच मोहब्बत थी हमेशा से, लेकिन तुमने कभी महसूस नहीं की थी। वो इसके करीब आया और उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर बोला था, और तुम जितना अनजान बनने की कोशिश करती हो उतनी बेखबर तुम हो नहीं, और इस वक्त इतनी बेखबर तो तुम भी नहीं थी जब अपनी ही एंगेजमेंट के दिन अनजान बनते हुए भी तुम्हारी आंखें क्यों छलक पड़ी थी, और मैं तुम्हारी ओसामा के एंगेजमेंट के दिन यहाँ से क्यों चला गया था। कोई क्यों ज़रूरी काम का कहकर मैं यहाँ से बात भाई के पास चला गया था। मैं इस दिन रेजा रेजा हो गया था। मैं यहाँ कभी वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन इस दिन ख्वाब में तुम्हें परेशान देखकर मैं तड़प कर रह गया था। किसके लिए वापस आया? तुम्हारे, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। पहले मुझे लगा था कि अगर तुमने अपने बाबा की ख्वाहिश पूरी नहीं की और मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती अपना भी लिया तो तुम कभी मेरे साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार पाओगी, इसलिए मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए थे। मगर लेकिन अब ये मेरे इख्तियार से बाहर है। अब तुम इसे मेरी खुदगर्जी समझो या फिर मोहब्बत, मगर अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। आई लव यू अफाफ। अफाफ का दिल तेजी से धड़का था। वो कितनी ही देर इसके लफ्ज़ों पे खोई रही थी। मैं मुमानी से नज़र नहीं मिला सकूंगी हैदर, इसने इसके हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहा था। बेख्तियार ही चेहरा आंसू से तर हुआ था। चाहे मैं टूट कर बिखर जाऊं या मर जाऊं। इसकी आंखों में नमी उतर आई थी। वो तड़प कर इसकी आंखों में देने लगी थी। मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी हैदर, इसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। मुझे सिर्फ तुम और तुम्हारी मोहब्बत चाहिए और कुछ नहीं, हैदर ने मोहब्बत से कहा था। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वो जाने के लिए मुड़ी थी, लेकिन मुझे करनी है। इसने इसका हाथ पकड़ लिया था। हाथ छोड़ो मेरा हैदर, ये क्या हरकत है? इसे बिना मुड़े कहा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं खुद को तबाह कर लूंगा, और इस बात की जिम्मेदार तुम होगी। और इसका हाथ पकड़ के इसे दरवाजे तक लाकर इसने एक झटके से हाथ छोड़ दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया था। इसने कितनी ही आवाज़ें दी थी, मगर इसने जवाब नहीं दिया था। इसे डर लग रहा था कि हैदर के लिए। वो कितनी देर तक खड़ी इसे बंद दरवाजे को देखती रही थी और फिर वहां से चली गई थी। इसके जाने के बाद वो कितनी देर तक अपने बालों में उंगलियां फंसाए कमरे में इधर उधर टहलता रहा था। इसकी आवाज़ें आ रही थी, मगर इसने अपने कान बंद कर लिए थे। वो अब वो इसकी अब कोई बात नहीं सुनना चाहता था। इसे सिर्फ दादों के फैसले का इंतजार था। अरे बात भाई, आप कब आए? इफ़ाफ ने इबाद को अपने कमरे में बैठे हुए देखकर पूछा था। बस अभी कुछ देर पहले तुम नहीं थी यहाँ, तो मैंने यही तुम्हारा इंतजार कर लेता हूँ सोचा। इबाद ने कहा। आप कोई काम था आपको? इसने पूछा। तुम क्यों इनकार कर रही हो हैदर से शादी के लिए? दादों ने बताया मुझे, अभी तो मैं तुमसे बात करने के लिए आ गई। इबाद ने अपने आने की वजह बताई थी। ये सही नहीं है भाई, वो मुझे से अच्छी लड़की डिजर्व करता है, इफ़ाफ ने धीमे लहजे में कहा। क्या सही नहीं है? ये कोई नई बात नहीं है। वो मोहब्बत करता है तुमसे, और तुम क्या कर रही हो? अपनी बेकार सी जिद से क्यों अपनी और इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? तुम नहीं जानती इसकी मोहब्बत के बारे में। मैं जानता हूँ, मैं गवाह हूँ इसकी मोहब्बत का। यहाँ से जाने के बाद इसके एक एक लम्हे का, एक एक पल का, जिसमें इसने सिर्फ तुम्हें सोचा है। और जिस दिन ये हादसा हुआ, इस दिन इसकी बेचैनी और इसकी तड़प मैंने देखी है। तुम्हारे लिए कितना परेशान था वो। अगर तुम्हें यहाँ तकलीफ पहुंची थी तो इसकी तकलीफ के सांस ने, और तुम्हारी तकलीफ के सांस ने इसे बेचैन करके रखा था। तुमने अपनी बेख्तियारी में जो भी हॉस्पिटल में हैदर से कहा, तुम जानती हो इसने क्या किया? इसने उसामा को इतना मारा कि अगर मुझे वहां पहुंचने में ज़रा सी देर हो जाती तो शायद वो मर ही जाता। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, और मैं जानता हूँ तुम भी इसके लिए वैसे ही जज्बात रखती हो। खुद को धोखा मत दो। तुम भी इससे मोहब्बत करती हो। मान जाओ इस रिश्ते के लिए। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन समझा है, बल्कि तुम मेरी बहन हो, और आज ये भाई अपनी बहन से कुछ मांग रहा है। तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मेरे भाई को इसकी खुशी, इसकी मोहब्बत दे दो। तुम बहुत सोच समझ कर फैसला करना, क्योंकि तुम्हारे फैसले से हैदर की ज़िंदगी जुड़ी है। आबाद ने आफाफ के सर पर हाथ रखकर कहा था और बाहर निकल गया था। आज मैंने आप सबको यहाँ एक फैसला सुनाने के लिए बुलाया है। रहमान साहब ने अपने दोनों बेटे और बहू को अपने कमरे में बुलाकर कहा था। जी कहिए बाबा जान। आरफीन खान ने कहा था। मैंने हैदर के लिए एक फैसला किया है। मैं चाहता हूँ हैदर की शादी फाफ से कर दी जाए। उन्होंने अपनी बात कहकर सबके चेहरे देखे थे और सब हैरान थे, मगर फिर संभल गए थे। जैसा आपको ठीक लगे बाबा जान, आरफीन खान ने कहा था। समीन बेटा, तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं है? उन्होंने समीन बेगम से पूछा। बाबा आपने हैदर से बात किस बारे में? उन्होंने कहा था। ये इसी की ख्वाहिश है, रहमान साहब ने मुख्तसर जवाब दिया। जैसा आपको ठीक लगे बाबा, उन्होंने गायबी दिमाग से कहा था। तो फिर ठीक है, आप लोग तैयारी कर लें, हम परसों इन दोनों का निकाह कर देंगे, रहमान साहब ने कहा था। तो सब बस बात में सर हिलाकर वहाँ से चलेगी, और फिर सारी तैयारियां मुकम्मल होने पर इन दोनों का निकाह कर दिया गया था। और फिर रुखसती। मानो
ने फैसला हैदर के अफाफ ने फैसला हैदर के हक में सुनाया नानो ने फैसला हैदर के हक में सुनाया था और आज इसके कमरे में इसकी बीवी की हैसियत से वो मौजूद थी। समीन बेगम इससे अपने हमरा लिए हैदर के कमरे में लेकर आई थी। इसे बेड पर बैठाकर जाने के लिए मुड़ी थी। निकाह से लेकर अब तक उन्होंने इससे कोई बात नहीं की थी। इसके अंदर एक डर था कि शायद वो इससे नाराज़ हैं। आप मुझसे नाराज़ हैं। वो इनका हाथ थाम कर बोली, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं आप सबसे नज़र नहीं मिला पाऊंगी, इसने रोते हुए कहा। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ आफाफ, उन्होंने कहा। फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मामा के जाने के बाद आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा और मैंने हमेशा आपको अपनी मामा ही समझा है। मैं आपको खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं नहीं चाहती कि शादी हो, वो मध्यम लहजे में बोली। कैसी बातें कर रही हो आफाफ? मुझे शादी की तैयारी की वजह से फुर्सत नहीं मिली, इतना काम था इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाई। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तुम मेरे बेटे की चाहो तो तुम तो वैसे ही मुझे प्यारी थी और अब तो और प्यारी हो गई हो। हैदर के हवाले से हाँ, बाबा की बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हुई थी और तुम दोनों की फिक्र हुई थी, मगर फिर हैदर की खुशी देखकर मेरी परेशानी दूर होगी, इसलिए अब तुम परेशान मत हो। उन्होंने इसकी परेशानी पर बोसा दिया और फिर बाहर निकल गई। वो बेड पर बैठी थी जब हैदर कमरे में आया था। इसने दरवाज़ा बंद किया था और फिर इस पर एक नज़र डालकर बालकोनी में जाकर खड़ा हो गया था। काफ़ी देर तक जब वो वापस नहीं आया तो वो उठकर अपना लहंगा संभालती हुई इसके पीछे आई थी। वो जानती थी वो इसकी आहट महसूस कर गया है, मगर आज वो इसकी जानिब नहीं मुड़ा था। नाराज़ हो इसने हैदर की पुर से सर सर टकाते हुए पूछा था, तुम्हें फ़र्क पड़ता है मेरी नाराज़गी से? वो नाराज़ लहजे में बोला था और इससे दूर हुआ था। मेरी बात तो सुनो हैदर, आफाफ ने कहा था। मुझे कोई बात नहीं करनी, अंदर जाओ, वो तेज़ लहजे में बोला था। आई एम सो सॉरी हैदर, वो इसके सामने आकर कान पकड़कर मासूमी से बोली। हैदर इसके इस अंदाज पर पल भर में अपनी नाराज़गी भूल गया था। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है ना हैदर? तुम जो चाहे मुझे सज़ा दे सकते हो, प्लीज़ मुझसे बात करो, ये गुस्सा छोड़ दो। आफाफ ने बहते आंसू के दरमियान कहा था और हैदर इसके आंसू नहीं दे सकता था। सज़ा तो तुम्हें मिलेगी और तुम्हारी ये सज़ा है कि तुम आज मेरे साथ इकरार करोगी कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। वो इसके आंसू साफ करते हुए इसकी आंखों में देखकर बोला था और आफाफ नम आंखों से मुस्कुरा दी थी। करती हूँ मोहब्बत, तुम्हारे अलावा मैंने आज तक किसी के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे कमरे की हर चीज़ में तुम्हें तलाशा है। तुमसे तो खुद को अलग नहीं कर पाई। उसामा से रिश्ता जोड़ने के बाद भी मैं तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पाई। तुम्हारी मोहब्बत मेरी सांसों के साथ चलती है, इसने इकरार किया था। जब इतनी मोहब्बत करती हो तो इनकार क्यों किया, क्यों तड़पाया है मुझे इतना? हैदर ने शिकवा किया था। तुम मुझसे छोटे हो और तड़पाया तो तुमने है हम सबको। हमसे दूर जाकर वादा करो हैदर, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। गुलाबी हाथ फैलाकर इससे अहद मांग रही थी जिससे इसने थाम लिया था। मैं वादा करता हूँ हैदर कभी भी तुमसे दूर नहीं जाएगा, इसने इसकी फैली हुई हथेली पर अपने लब रखते हुए कहा। मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं रहा, बस तुम्हारे जज्बात का ख्याल रखा था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे लिए तुम्हारे वालिदैन का वादा किया अहमियत रखता है। इसकी बात पर वो आंसू के दरमियान मुस्कुराई थी और इसके होठों के साथ आंखें भी मुस्कुरा उठी थी और वो इसकी मुस्कुराहट में खोता जा रहा था। आई लव यू हैदर, इसने इसकी आंखों में देखकर कहा और फिर इसके सीने में सर छुपा लिया था। वो जानती थी कि इसके मुंह से इकरार सुनना चाहता है और वो शख्स आपको इतनी मोहब्बत दे, आपके लिए सब कुछ कर गुजरे, इसके लिए इकरार करने में कोई हर्ज नहीं है। एक इसके इकरार पर हैदर ने इसे खुद से अलग करके इसकी पेशानी पर अपने तुम मेरी हो मोहब्बत हो, तुम मेरी मोहब्बत हो आफाफ, इस कहकर होंठ रखे और इसके कान के करीब अपने होंठ लाकर मोहब्बत से कहा था। और इसके कान की लू पर अपने होंठ रखे थे तो वो शर्मा कर एक बार फिर इसके सीने से लग गई थी और इनके मिलन पर किस्मत और मोहब्बत दोनों दूर खड़ी मुस्कुराई थी। इन दोनों के दरमियान जो दूरियां आई थी, इनकी वजह से इन दोनों का रिश्ता और मजबूत हुआ था। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, इस मोहब्बत की अहमियत को समझते भी थे, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज़ को हम ख्वाहिश करते हैं और वो हमें आसानी से मिल जाए तो हम इसकी कदर नहीं कर पाते। और ये फितरत है कि हम इंसानों की मोहब्बत मिल जाए तो कदर नहीं कर पाते, वरना और ना मिले तो सब्र भी नहीं कर पाते। हैदर की मोहब्बत इससे दूर हुई थी तो इसने इसकी खुशी की खातिर सब्र भी किया, जिसका सिला इसे इसकी मोहब्बत लौटाकर खुदा ने दिया था। और कदर और चाह तो सब इसी के लिए थी। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अच्छा था, बहुत अच्छा राइटर ने लिखा था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।